अच्छा जी, लिनियर मिड टू सिलेबस चैप्टर 3 से लेके 4.6। और इससे पहले कि मुझे बार बार जो सारे मैसेज आ रहे थे कि अभी क्या वीडियो आएगी या नहीं आएगी, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन इस लिंक से मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो लिंक होगा, ये इसके अंदर सारी वीडियोस के लिंक हैं और सारी स्लाइड्स के लिंक्स हैं। तो लाइक गूगल स्लाइड से ऑटो अपडेट होता है, ये लोग देख रहे हैं इस वक्त लाइक काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आपने भी कभी देखना हो कि कितनी प्रोग्रेस पहुंची है, वीडियो बना भी रहा है या नहीं बना रहा, तो उसका ये तरीका है। ठीक है, तो मुझे ना तंग करना बार बार कि यार सिविक्स की वीडियो बना रहे हो या यार तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी है, कितनी वीडियो रह गई है। तो आप लाइक इधर आओ, लीनियर अलजेब्रा लिखा हुआ है, स्लाइड्स खोलें, ये आ गया यहाँ पे लाइक बता देगा। खैर, अच्छा जी, सबसे पहले रियल एंड स्पेस। ये काफ़ी पुरानी स्लाइड है, मैंने बड़ी देर पहले डाली थी। अब तक तो वैसे पता चल गया होगा आपको, लेकिन अगर नहीं पता बता देता हूँ। कोई भी एन ट्यूपल आप ले लो ना, मतलब अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स की बात कर रहे हो, मतलब आप टू ट्यूपल्स की बात कर रहे हो, तो पहले वाले स्लॉट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के कोई भी रियल नंबर आ सकता है, दूसरे वाले में भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ये आर ऑफ टू है। ठीक है, और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर की जगह एक ट्रिपल होता, मतलब 3 स्लॉट्स हैं, मतलब V1 V2 V3। ठीक है, तो उसके अंदर आप R3 लिख देते हो। तो बस ये होता है, ये एन स्पेसेस होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आप नोटेशन देखोगे तो लाइक फेमिलियराइज कर लो अपने आप को इससे। वेक्टर्स जो हैं, आपको पता ही है क्या होता है। मैं वो बच्चों वाला काम नहीं करने वाला, सीधा सवालों पे आने वाला हूँ। उससे पहले बस यही है कि इसके रिप्रेजेंटेशन के 3 तरीके होते हैं। हम वो यूज़ करते हैं जो कन्वीनियंट हो। कभी कभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, और आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर मैट्रिक्स 1 की कॉलम्स मैट्रिक्स 2 की रोज़ के बराबर है तो वही जाके मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अगर मतलब कभी लिखा हो कि ए मल्टीप्लाइड बाय वी, और ए कोई मैट्रिक्स है जिसका हमें पता है, और वी कोई वेक्टर है, तो आप उसको कॉलम या रो वेक्टर फॉर्म में चूज़ करके लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा नोट किताब में लिखा हुआ है कि पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स एक्चुअली एक ही चीज़ होती हैं, क्योंकि वेक्टर्स लाइक कभी भी एक जगह पे अटके नहीं होते। आप उसको उठा के ट्रांसलेट कर सकते हो किसी और जगह पे, तो वेक्टर ही रहता है। ठीक है, तो ये बस बात थी कि वो पैरेलल इज़ इक्विवेलेंट टू कोलिनियर। ठीक है, चलो अब सीधा ये 3.1 में वैसे कुछ भी नहीं था, इसकी एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू U12। ठीक है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर दैट इज, हाँ ठीक है, आपको वेक्टर दिया हुआ है U12 और आपने इनिशियल पॉइंट फाइंड करना है। उसके अलावा आपको टर्मिनल पॉइंट भी दिया हुआ है, मतलब B20। तो अगर हमें बेसिकली कहा यह गया है कि एक सेकंड, ये ए है इनिशियल पॉइंट, ये बी है टर्मिनल पॉइंट, ये जो वेक्टर है ना इनके दरमियान, वो एक्चुअली इक्विवेलेंट है, तो हाँ इक्वली आएगा, तो यू के। ठीक है, ये हमें कहा गया। तो ए बी हम फाइंड कर लेते हैं। एक फ़िलहाल हम ए को लेट कर लेते हैं A1, A2 के। उसके बाद हम ये जो नॉर्मल फार्मूला होता है कि बस माइनस कर देते हैं बी को ए से। तो 2 - A1 0 - A2, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि ए बी इज़ इक्वल टू यू। ठीक है, तो हम बस 2 - A1 = 1 कर लेते हैं और 2 = -A2। तो इससे हमें ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस पता चल जाती हैं। पैरामीट्रिक तो नहीं, सॉरी, बस नॉर्मल इक्वेशंस पता चल गई हमें, A1 और A2 की वैल्यूज़ पता चल गई। तो इस तरह से हमें इनिशियल पॉइंट मिल गया, बस कोई ख़ास बात नहीं है। Question number 21, show that there do not exist scalars C1, C2 and C3 such that C1 into some vector plus C2। ये आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये कभी भी 054 के इक्वल नहीं होगा। अब मैं एक ही बारी कर रहा हूँ क्योंकि बार बार हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, तो ये उसके लिए बेसिकली। तो मैं एक बार बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, फिर बाद में जाके लाइक एक्चुअल चीज़ों पे आ जाएंगे। खैर, वैसे भी 3.1 की ही एक्सरसाइज है ये, मैं बस ऑर्डर में ही जा रहा हूँ जैसे किताब में किया हुआ। खैर,
इन्होंने बेसिकली ये किया, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर C1 इंटू -296 लिखा है तो उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और उसके बाद एंड पे तीनों वेक्टर्स को, जो तीन टर्म्स थी, उनको ऐड कर दिया है। जो ऐड करने के बाद रिज़ल्ट आया है ना, -2C1 -3C2 प्लस C3, उसको ये पहले वाले खाने में था तो उसको राइट साइड के पहले वाले स्लॉट के साथ लाइक इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इक्वल का साइन पड़ा हुआ है तो लाजमी है कि इक्वल होंगे। आपके पास इस तरह से इक्वेशंस आ गई हैं। इक्वेशंस आने के बाद आप उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो, और बाद में अगर आप यहाँ पे वैसे देख सकते हो ना कि मतलब 0x + 0y + 0z = 1 लिखा हुआ है। जब हम ये कहते हैं ना, ये तो लाइक आमतौर पे जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी, तो ये लिखते हैं ना कि -2 -3 1 0, और वो रिप्रेजेंट कर रही होती है -2C1 -3, इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसी तरह से जैसे ये है, ये रिप्रेजेंट करिए x + 0 + yz, सॉरी x 1 × x + 0 × y + 1 × z इक्वल्स 0। फक, मैं इतना स्पीक क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली x + z = 0 है ना। तो ये वाली जो नीचे इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 0 + 0 + 0 = 1। तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो इससे पता चलता है कि ये तीन लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट हैं ये लीनियर इक्वेशंस, तो इसका मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिखा जा सकता 054। मतलब C1 C2 C3 कभी भी ऐसे रेंज नहीं, कोई वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते आप C1 C2 C3 की, जिससे आपको एंड पे आंसर इस इक्वेशन का 054 मिले। अब नॉर्म ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? बस मैग्नीट्यूड का नया नाम है। नॉर्मलाइजिंग होती है कि आप बस यूनिट वेक्टर निकाल दो उसका कॉरस्पॉन्डिंग, तो बस मतलब v को मैग्नीट्यूड ऑफ v से डिवाइड कर दो। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजिंग कहेंगे, और जब कर लो तो उसको नॉर्मलाइज कहेंगे। खैर, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर v = एक वो ट्यूपल दिया हुआ है। आपको कहा गया है कि तमाम वो k की वैल्यूज़ बताओ जिसके लिए k v का मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो उसके लिए आप पहले के वी सॉल्व करते हो, तो आपके पास निकल आता है 7√k²। आप इसको पुट करते हो 5 के इक्वल। अब स्क्वायर रूट की आपको पता है क्वालिटी है कि जो आंसर निकलेगा वो प्लस माइनस होता है। प्लस भी सोल्यूशन वैलिड होगा और माइनस भी वैलिड होगा। तो ये 7 + -k बन जाता है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक राउट है जो आपको कहती है 7k = 5, एक कहती है -7k = 5। तो ये दो सोल्यूशन आपके निकल आता है k = 5 और 7 और k = -5 और 7। तो इसका एक और देखने का तरीका ये भी है कि लाइक आप शुरू में ही स्क्वायर ले लो कि यहाँ पे kv = 5 डाल के ये शुरू में स्क्वायर ले लो, आपके पास एक हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी चाहे जिस भी फॉर्म में हो, और उससे आप आंसर निकाल लो। तो बस यही है। आगे यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात है। यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है ना, वही डिस्टेंस फार्मूला है। लेकिन अब एक बात यहाँ पे आती है कि बंदा पूछे कि यार अभी मैंने कहा था कि वेक्टर यहाँ पे अगर ये XY प्लेन है, मैंने अगर यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने अगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक ही बात है, इसीलिए पैरेलल और कोलिनियर एक ही चीज़ होती हैं। पहले मैंने ये कहा था ना कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वेक्टर यहाँ पे बनाऊँ मैं यहाँ पे बनाऊँ। तो डिस्टेंस क्या चीज़ है, ये कैसे फिक्स्ड होता है? तो डिस्टेंस बेसिकली होता है, अगर V1 है ना, मतलब 1,1,1, चलो से हम 2D में ही रहते हैं। तो फर्स्ट करो यहाँ पे है वो पॉइंट, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये जो वेक्टर है, ये जो O से P तक जा रहा है, ये एक्चुअली एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है 1 1, ठीक है। मतलब अपने आप जो वेक्टर है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट भी होगा। तो बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है। तो ये इसलिए आप अगर सोच रहे हो कि लाइक वेक्टर्स के डिस्टेंस की क्या सेंस बनती है, तो ये है। इसी तरह एक चीज़ होती है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का ही नया नाम है, बस कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो लिख देंगे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट ही होती है। आगे है, ये एक जियोमेट्री की प्रॉब्लम है। सवाल में कहा है फाइंड द एंगल बिटवीन अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड वन ऑफ इट्स एजेस। तो आप ये सवाल देखते हो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, ये क्या बकवास की हुई है, क्या अजीब सा। तो आप पहले खाली इधर ही देखो, यहाँ पे ये हमारे पास एक क्यूब है। अब इसकी डायगोनल जो होगी, ये बनाई हुई है इन्होंने, मैं लाल से हाईलाइट कर देता हूँ, ये बनी हुई है। ये इस वाले कोने से इस वाले कोने तक लेके जा रही है ना। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इस पॉइंट के हम कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। एक ये कंपोनेंट है, ठीक है,
एक इसका ये कंपोनेंट है और एक इसका ये कंपोनेंट है, तो ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये पॉइंट भी के है, ठीक है। तो ये अगर हो गया ना तो आपका सवाल हो गया, बस यही है। इसके अंदर यही टेट थे। हमसे पूछा क्या गया कि ये जो डायगोनल जो है डी, ये इसका आपने एंगल बताना है विद वन ऑफ इट्स एजेस। सारों के साथ एक ही होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी चूज़ करो। तो आप यहाँ पे u1 से इन्होंने फॉर एग्जांपल ले लिया, तो u1 डॉट, इन्होंने बेसिकली ये जो इक्वेशन होती है u डॉट वी इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा, इसी को रीअरेंज किया तो बन गया u डॉट v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो यहाँ पे ये आया हुआ है। तो कॉस थीटा इक्वल्स u1 डॉट d जो कि k स्क्वायर है। और इस तरह से बस सिंपल सी बात है, बस लाइक कर लिया, सिंपल है, लाइक 1/√3 आंसर आ गया, उसको कॉस के अंदर डाल दिया। बस देखने वाली चीज़ वही थी। मैंने कहा थोड़ी सी डिफरेंट टेस्ट बुक में हुई हुई है तो मैं करके दिखाता हूँ। नॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट एज नॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ सेल्फ इनर प्रोडक्ट, बेसिकली v डॉट v जो होगा ना नॉर्म स्क्वायर के बराबर होता है। ये कभी कभी एक आध सवाल में यूज़ हो सकता है, मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं कोई ढूंढ के निकालूँ रख दूँ, लेकिन ये भी है। इसके अलावा ये भी कुछ दो लाइक रिलेटिवली यूजलेस सी हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। रट्टा मारना है तो मार लो, ये रट्टा ही है, ठीक है। तो अगर आपने मारना होगा मारना, मैं तो नहीं देख रहा ये प्रॉबली बहुत कम ही यूज़ होंगे। आगे एक चीज़ है कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी, ये हमें नहीं पढ़ाई हुई, लेकिन जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भेजी हुई इतना उनमें थी, और ये काफ़ी सिंपल है, इसलिए लाइक एहतियातन सुन ही लो। पता ही है लाइक पढ़ाए बिना भी वो चीज़ें डाल देते होते हैं। तो बेसिकली कहा ये गया कि अच्छा हमें पता है ना कि जिस तरह से भी पिछले सवाल के अंदर हमने किया था, वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से हमने ये बनाया था, उन्होंने बस कॉस थीटा की जगह कॉस इनवर्स लिख दिया। ये वही चीज़ है अभी तक। अब हमें पता है कि कॉस की जो रेंज होती है ना वो होती है -1 से 1, और कॉस इनवर्स क्या करता है, वो ये करता है कि जो कॉस का आंसर होता है, ये कॉस है ना, तो कॉस इनवर्स बस उल्टा है कि जो आंसर आया था उसकी जगह वो जो इनपुट थी वो रिटर्न करता था। तो ऑब्वियसली अगर आंसर की रेंज इतनी है तो जो आपकी डोमेन होगी कॉस इनवर्स की वो भी -1 से 1 ही जाती है ना। तो आप इसी रेंज के अंदर वैल्यू डालोगे तो ही करेगा, वरना कैलकुलेटर भी एरर दे देता है। तो जो इन ब्रैकेट्स के अंदर होगा ना वो -1 से 1 की रेंज में होगा, ठीक है। जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u डॉट v ओवर ये जो बकवास लिखी हुई है इज़ लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, यानी खाली 1, ठीक है। तो उसी को बस रीअरेंज किया हुआ है, तो ये हमारे पास एंड पे कॉशी-श्वार्ट्ज़ जो भी इनइक्वालिटी है वो आई हुई है। नीचे बस उसकी मैंने दूसरी फॉर्म लिखी हुई है, वही चीज़ लिखने की दूसरे तरीके से याद अगर करना है तो यही है। अब ये एक्सरसाइज का कौन सा सवाल था जो मैं कह रहा था कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में डला हुआ मैंने देखा है, वो यही था कि बस इन्होंने कहा हुआ है कि इन वेक्टर्स के लिए ये वेरीफाई करो। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने बस डॉट प्रोडक्ट लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, नॉर्म लेना है, बस बात खत्म। तो ये भी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। आगे बात आती है 3.3 ऑर्थोगोनैलिटी की। अब उसकी ये डेफिनेशन है कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ रही है तो वो ऑर्थोगोनल है। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, आप अगर कोई एक वेक्टर मिला हुआ है v, उसको आप किसी n वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो वो उसका नॉर्मल है। बस कोई परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये इन्होंने बस नीचे जो है लिखा हुआ पॉइंट नॉर्मल इक्वेशंस, ये एक्चुअली बस वैल्यूज़ पुट की हुई हैं डेफिनेशन के अंदर नॉर्मल के। तो n की जगह ABC, वाओ नाइस बैकग्राउंड नॉइस, P0 P की जगह उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वो डाला हुआ है, तो उससे आपको ये पॉइंट नॉर्मल इक्वेशंस में नहीं है। और ये 2D के लिए, ऊपर 3D के लिए, बस यही है। तो पॉइंट नॉर्मल इक्वेशंस, बस ये लिटरली डेफिनेशन कोई छाप दिया हुआ है। तो अगर ये डेफिनेशन ही है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ये पॉइंट नॉर्मल इक्वेशंस क्या करती हैं। बेसिकली ये एक्चुअली बहुत क्लोजली रिलेटेड है लाइन इक्वेशन से। आप लाइंस देखते हो ना इस तरह से, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी, वैसे ये तो प्लेन है। लाइन होती तो वो होता लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस केस के अंदर जो वेरिएबल्स के साथ वाली टर्म्स होती हैं ना, इधर देखो आप, ये देख लो आप, ये जो है एक्स नोट को इग्नोर करो, तो ये ए लाइक A B C, ये जो है हमें पता है कि नॉर्मल वेक्टर होगा, है ना।
तो बस उसी को कंपेयर किया हुआ तो पता चलता है कि हर लाइन वेक्टर के जो वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, अगर उनको आप ट्यूपल की फॉर्म में लिख दो तो वही नॉर्मल वेक्टर होता है। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, यही है कि बस इससे निकाला है ये रिज़ल्ट, ठीक है। इस अब हम सवालों पे आने वाले हैं, तो लाइक अगर ये बात नहीं समझ आई मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं, बस परपेंडिकुलर। तो ये डेफिनेशन है ना नॉर्मल प्रोडक्ट्स की, कि ऐसा एन पी ज़ीरो पी का जो प्रोडक्ट ज़ीरो दे, ठीक है। इसी को जब हम वैल्यूज़ की फॉर्म में लिखते हैं, हमारे पास पॉइंट नॉर्मल इक्वेशंस आती हैं, जिसको इस्तेमाल करके हमें पता चला है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी जाए जो मर्ज़ी हो, वो हमेशा एक ऐसे प्लेन को डिस्क्राइब कर रहा है जिसके नॉर्मल वेक्टर ए बी सी है, ठीक है। तो अब हम इसका एक एक्चुअल सवाल कर लेते हैं। वो यही है कि एक्सरसाइज 11, थैंक यू पापा। Exercise 11 to 12 determine whether the given planes are perpendicular. 3x minus y plus z minus 4 equals 0, x plus 2z equals minus। ये बस इन्होंने लाइक दो प्लेन्स दिए हैं। अगले सवाल में भी एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है, तो मैं खाली प्रोसीजर ही बता देता हूँ। प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले इनके नॉर्मल वेक्टर्स निकालते हो हर प्लेन के। इस वाले के अंदर क्या होंगे, 3 माइनस 1 1, ये जो वेक्टर है ये इसका नॉर्मल होगा। अगले वाले के अंदर 1 0 2, ये इसका है। तो ये जो होते हैं इस तरह से आप निकाल लोगे नॉर्मल वेक्टर्स। नॉर्मल वेक्टर्स पता चल गए। अब ये देखो, जैसे प्लेन खुला ही हुआ, ये एक प्लेन है, इधर को कोई प्लेन की जगह हम लाइंस पे काम कर लेते हैं फ़िलहाल। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इसके जो लाइन के परपेंडिकुलर होगी लाइन, वो इस तरह से होगी ना, और इसके जो होगी वो इस तरह से होगी। तो अगर मैं चलो मैं से बेहतर है मैं ये कर लूँ, दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाता हूँ। एनीवेज ये कह रहा था कि अगर दो ऑर्थोगोनल लाइंस हैं, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो उनके अगर कोई आप नॉर्मल वेक्टर्स लो, ठीक है, यूँ मतलब अपने परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर ही होंगे ना आपस में, यहाँ पे जाके इधर। तो यही हम प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। आप इन दोनों के नॉर्मल्स निकालते हो और उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो। अगर ज़ीरो आ गया तो ये दो खुद प्लेन्स भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये इस तरह से करना था। आगे प्रोजेक्शंस ये रटा है, ये बस फॉर्मूला रटना। ये है कि शेडो है बेसिकली। अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन हो, ठीक है, यहाँ पे है एक एक्स वाई प्लेन, इसके ऊपर एक वेक्टर है ज़मीन पे फॉर एग्ज़ाम्पल, समझने के लिए, और एक ऊपर है। तो ये जो हिस्सा है नीचे वाला, ये इसकी प्रोजेक्शन है ऑन ए। मतलब अगर ये बी है और ये ए है, तो ये है प्रोज ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोज ऑफ ए यू ऑन ए। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है यू डॉट ए ओवर नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर्ड, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी और आप उसको बस मल्टीप्लाई कर रहे हो ए से, ठीक है। अब आगे बात आती है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बस इसका ये वाला हिस्सा होता है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है। और अगर आपने वो निकालना हो तो आप बेसिकली बस करोगे बी माइनस, बस वो वाला कंपोनेंट माइनस कर रहे हो, ये वाला बस ये माइनस करे, तो ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो एक्सरसाइज में ये दो छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन आपको हमेशा ए और यू वेक्टर नहीं दिए होंगे। कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर एक्स ऑन टू द लाइन थ्रू द ओरिजिन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 6। तो अब इसके अंदर आपको जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाली जा रही है उसका वेक्टर देने की जगह उसका एंगल दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये बेसिकली बताया हुआ कि ये यू बना हुआ है पाई बाय 6, जितना भी होता है 60 होता है, नहीं 30, ठीक है, 30 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस केस के अंदर आप एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हो, वो होता है पी थीटा एक्स। अब एक सेकेंड, हाँ पी थीटा एक्स, अच्छा ये पी थीटा और एक्स जो है ना, ये अब आप कहोगे लाइक पी थीटा तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम बोल्ड तो खाली वेक्टर्स को करते हैं, तो अच्छा ये एक्स क्या है, ये क्या हो रहा है। तो एक्स तो हमें पता है एक वेक्टर था,
तो जैसे मैंने पहले कहा था ना कि आपके लिए जो कन्वीनियंट होता है वो रखते हो, जब मर्जी रो वेक्टर, जब मर्जी कॉलम वेक्टर। अब यहाँ पे एक पी थीटा जो है वो एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो लाजमी है कि यहाँ पे भी 2 ही हो तो ही मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा सेम होना चाहिए अगर आप कर रहे हो। तो आप इसलिए सिलेक्ट इस तरह से करते हो x को, सॉरी कि मतलब आप दो रोज़ हों यहाँ पर, तो इसलिए आप इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। तो अब आप पी थीटा तो ये बस रट्टा ही है कि कॉस स्क्वायर बाद में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। इसकी एप्लीकेशन भी आप देख सकते हो, बस ये रट्टा ही है, लाइक अप्लाई करना है, बस फॉर्मूला याद करना है और अप्लाई करना है। ये एक और केस है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आपके पास अगर यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है यूँ, ये एक लाइन है 45 डिग्रीज़ की फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट इधर है मुझे इसकी रिफ्लेक्शन मिल जाए इस साइड पे, मतलब अगर लाइन इस तरह से जा रही है उधर इस तरह से जाए, तो ये रिफ्लेक्शन होगी अबाउट द लाइन विद एंगल 45 डिग्रीज। तो उसके लिए बस हेच थीटा आ जाता है पी थीटा की जगह, और उसके अंदर बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ये फॉर्म लाइक वहाँ पे हाफ साइन 2 थीटा आ रहा था, यहाँ पे दोनों साइडों पे साइन 2 थीटा नॉर्मल आ रहा है। वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस 2 थीटा है, और जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था वहाँ पे माइनस कॉस 2 थीटा डाल दिया हुआ। तो ये भी बस उसी तरह से रट्टे की तरह अप्लाई करना है, ये याद करने वाले हैं, ये सवाल आए हुए हैं। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है बस वेक्टर्स के अंदर, ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। ये इन्होंने बस एक सिंपल सी बात की हुई है कि चलो ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अब आप वेरीफाई करो पाइथागोरस थ्योरम इनके लिए। तो वो तो बस लिटरली लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है, वो बस नॉर्म लेके बस स्क्वायर लिया हुआ जो भी है। आगे डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है। तो वही वाला पुराना फॉर्मूला सदाबहार जो चलता आ रहा है, बस यही है कि 3 डायमेंशन के अंदर भी चल जाता है। उसके अंदर बस आप सी जी ज़ीरो डाल देते हो प्लस डी डाल देते हो, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हो। तो यहाँ पे लिया भी हुआ है उसी तरीके से इस एग्जांपल के अंदर। ये आपको एक एक्स प्लस 2 वाई माइनस 2 जी इक्वल्स 3 एक प्लेन दिया हुआ है, राइट साइड पे भी एक प्लेन दिया हुआ है। ओ हाँ, यहाँ पे एक ट्रिक भी थी। बेसिकली ये आपको दो पैरेलल प्लेन्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप पहले पैरेलल 3 डायमेंशन में जाने की जगह हम पहले 2D में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और आप उनके बीच में डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप उसमें से कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, ये वाला, और फिर आप उसका डिस्टेंस निकालो विद जो आपकी जो लाइन थी, जो पिछला फॉर्मूला था वो इस्तेमाल करके। पॉइंट और लाइन या पॉइंट और प्लेन के बीच में तो आप वो उस तरह से निकाल सकते हो। तो बस इसके अंदर यही ट्रिक है कि आप इसमें से ना कोई लाइन में से ना कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हो और उसका डिस्टेंस ले लेते हो। हर पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि पैरेलल है, तो बाय डेफिनेशन ये तो हमेशा सेम होगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉइंट चाहे लाइक ये वाला वाई इंटरसेप्ट वाला लो या आप कहीं और से लो, तो ये आपको हमेशा डिस्टेंस एक ही देगा। तो इधर इन्होंने यही किया है कि इन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं, वाई और जी की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी है, ठीक है। तो वाई और जी दोनों 0 हैं, तो उसके बाद 2x = 7 बन गए, तो x = 7/2 कुछ इस तरह से है शायद। और एंड पे बस उन्होंने बस निकाल लिया। तो ये इस तरह से है डिस्टेंस। आगे पैरामेट्रिक लाइन इक्वेशंस। हाँ, अब 3.3 ख़त्म, 3.4 शुरू। इसके अंदर बेसिकली अच्छा, सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड पे खाली देखो, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं x0 और x नॉर्मल, ठीक है। और ये किसी लाइन L के ऊपर है जो ग्रे सी बनी हुई है, और साथ एक वेक्टर v है जो इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने बेसिकली वैसे आपने इस वक्त तो बस ये कि ऑब्जर्वेशन ही है कि x - x0 जो है, ये जो वेक्टर होगा ना, ये v के ही पैरेलल है। इसके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का हो सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही होगा ना। तो आप इसलिए कोई भी वेरिएबल डाल दो t, और आप कहते हो कि फॉर सम t x - x0 = tv, ठीक है। तो इतनी आप पहली बात समझ लो, बात बस लाइक रीअरेंज कर दिया। अब राइट साइड पे भी कुछ इस तरह से ही है, बस उसके अंदर फ़र्क ये है कि दो चीज़ें हैं जिसके पैरेलल है। तो अब
2D में तो इसकी ज़्यादा सेंस नहीं बनती क्योंकि वो पैरेलल होएगा तो उसी की डायरेक्शन में होगा। तो 3D में इसलिए इसको आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के पैरेलल है एक साथ, और वो दो वेक्टर्स एक्चुअली आपस में डिस्टिंक्ट हैं। तो ये जो है एक्स नॉट एक्स जो है ये वही वाली बेसिक उन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई है। अब ये अप्लाई किस तरह से होता है, ये है क्या, ये जो हमने अभी तक ये फार्मूले निकाले हैं ये क्या है, ये फार्मूले हमने इस्तेमाल करने हैं इन सवालों के अंदर। तो सवाल किस तरह से पूछा जाएगा, वो ये है कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। तो वो जो पहले डायग्राम बनी हुई थी ना एक्स माइनस एक्स नॉट वाली, आप उसी को देख लो अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमें बताया हुआ है कि पॉइंट -41 आपने इंक्लूड करना है और वेक्टर v जो है उसके पैरेलल बनाना है। तो v की हमें वैल्यू दी हुई है और x नॉट हमें बता दिया हुआ है। तो आपने बस वो फार्मूला लगा देना है, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टी वी, रीअरेंज किया तो बन गया x इक्वल्स एक्स नॉट प्लस टी वी। तो ये बन जाता है एक्स वाई कोई भी जनरल पॉइंट है लाइन के ऊपर, और -41 वो जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि इंक्लूड होना चाहिए इस वेक्टर के अंदर, इस लाइन में सॉरी, और आगे बस वो टी वी आपने बस वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, आपने वैल्यूज पुट की हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना ये आपको तमाम पॉइंट्स दे देगी जो लाइन एल के ऊपर है। इसी को अगर आप डिफरेंट करके लिखो तो आप एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स लाइक -4 लिख दो। मैं कैसे हुआ भाई ये मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लग रहा है कि मैंने पुराने वाले की लगाई हुई है। बेसिकली आप ये जो चीज़ है एक्स वाई -4 1, आप इसको सॉल्व करते हो यूँ कि आप राइट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी -4 ही रहेगी पहले यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा 1 - 8t। तो इससे हमें पता चलता है कि x इक्वल्स -4 एंड y इक्वल्स 1 - 8t। और ये जो इक्वेशंस दो बाद में निकली हैं ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब आप इन पैरामेट्रिक इक्वेशन से आप लाइन का हर पॉइंट निकाल सकते हो, t की वैल्यू एडजस्ट करते जाओगे आपको लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो इस तरह से ही है। अब आगे बात जो है वो है, ठीक है, सेम अप्लाइज टू R3। हाँ यही है कि जो आप R2 में करते हो वो R3 में भी हो सकता है। तो यही है कि उन्होंने एक वेक्टर दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ कि ये पॉइंट इंक्लूड और इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो x इक्वल्स एक्स नॉट प्लस टी वी वाला फार्मूला अप्लाई किया, बस 3 ट्यूपल में आ गए 2 की जगह, और अब पैरामेट्रिक इक्वेशन ज़्यादा निकले हैं। तो इसी तरह से आप वेक्टर इक्वेशन और पैरामेट्रिक इक्वेशंस जितनी भी चाहे स्पेस हो एन स्पेस हो आप निकाल सकते हो। अब इसी का एक पार्ट अगला है इसी एग्जांपल का कि यूज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस पार्ट टू फाइंड 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ठीक है, अभी मैं ये कह रहा था ना कि इसका फ़ायदा ये है कि आपको पॉइंट्स पता चल जाते हैं तमाम जो उस लाइन पे है। तो वो कैसे पता चलेंगे, वो यही है कि आप टी की डिफरेंट वैल्यूज़ डालोगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो आप अगर वैल्यू 0 डाल दो तो बनता है x इक्वल्स 1 2 और -3। अब 1 2 और -3 तो उन्होंने पहले ही कहा था कि यार ये पॉइंट इंक्लूड करो, तो ये लाइक कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं दिया आपने। तो आप टी की वैल्यू इस बार एडजस्ट कर लेते हो, आप फर्स्ट करो 1 डाल देते हो और दूसरी साइड पे एक बार -1 डाल देते हो। आप जब इनको सॉल्व करोगे ना आपको कोई अजीब से रैंडम पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इस लाइन के ऊपर ही फॉल करते होंगे। तो इसका फ़ायदा ये है, ये जो अभी तक हमने बातें की हैं ना कि पैरामेट्रिक लाइन इक्वेशंस जो होती हैं और ये जो लाइक वेक्टर इक्वेशंस पैरामेट्रिक लाइन इक्वेशंस ये सारा कुछ जो है, इसका फ़ायदा ये है कि आप इस तरह से ये इन 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ एक्स नोट और एक ऐसा वेक्टर जो उसके पैरेलल है, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आप लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट्स निकाल रहे हो। और जब आप ये स्पेशली यूज़फुल तब होएगा जब आप 3 स्पेस में आओगे और मल्टीपल वेक्टर्स के पैरेलल होगा। तो अब उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले चलो पहले वो देख लेते हैं, नहीं खैर जो भी है यही सही चल रहा है। इसके अलावा एक इस तरह के भी सवाल आते हैं कि एग्जाम्पल 2 जैसे है वेक्टर एंड पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ प्लेन इन R3। आपको दिया हुआ एक प्लेन और आपसे अब कहा हुआ है कि वेक्टर और पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकालो। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आप रीअरेंज कर लेते हो इसको, y और z को पैरामीटराइज कर दिए t1 और t2 के लिहाज से और x की इक्वेशन निकाल लिए। तो अब आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन गई हैं। जब पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी तो आप उससे वो वेक्टर इक्वेशन इजीली बना सकते हो। वो बस यही है कि आप x के इक्वल वाली जगह वो लिखते हो और y के इक्वल वो लिखते हो। अब डिफरेंट वेरिएबल्स को आप आइसोलेट कर लेते हो। एक तो मतलब कोई वेरिएबल के बिना, तो वो 5 यहाँ पे था वो लैदा हो गया 5 0 0।
T1 वाली सारी वैल्यूज़ के यहाँ पे आ गए कोएफिशिएंट्स, T2 वाली वैल्यूज़ के सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आ गए। तो अब ये क्या है, ये एक्चुअली उसी फॉर्म में आ गया, इंक्लूडेड पॉइंट और दो जो पैरेलल हैं आपके प्लेन के। तो इस तरह से आप वर्किंग बैकवर्ड्स आप इस तरह से निकाल भी सकते हो। अगर आपको मतलब इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है, सिर्फ एक वेक्टर की एक प्लेन की इक्वेशन दी है ना, आपने उस प्लेन की इक्वेशन से आपने सिर्फ ये नहीं कि इंक्लूडेड पॉइंट भी पता चल जाए, आपको एक पैरेलल प्लेन भी मिल गया। एक नहीं, दो दो अलग अलग पैरेलल प्लेन्स भी मिल गए आपको। तो ये काफ़ी यूज़फुल है इस तरह की चीज़ों में। इन्होंने इस सवाल में मांगा नहीं हुआ था, लेकिन अगर मांगा जाए तो आप इसी तरीके से निकालोगे कि ये देखो आपने प्लेन्स निकाल लिए पैरेलल जो है इसके। आगे बात आती है ऑर्थोगोनल की। अब जहाँ पे पहले पैरेलल की बात हो रही थी कि इस वेक्टर के पैरेलल हो, उन्होंने बस कह दिया कि इस वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो। तो इस केस के अंदर जो है ना, आप करते ये हो कि आप पहले उस जो आपको वेक्टर दिया हुआ है, मतलब आपको वेक्टर दिया होगा इस तरह से v, अभी 2D में ही काम करते हैं, 3D में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल लिया ये, ठीक है। अब 3D में बस फ़र्क ये है कि उसके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, एक इस साइड पे हो गया, शायद एक इस साइड पे भी परपेंडिकुलर हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए ना हम करते ये हैं कि आप W एक जनरल वेक्टर लेते हो सच दैट v डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब आपने उसको सॉल्व करते हैं तो आपको एक इक्वेशन मिल जाती है 3a प्लस बी माइनस 6c इक्वल 0। अब इस इक्वेशन का क्या फ़ायदा, इससे हमें क्या पता चल रहा है, यही है कि w जो है अच्छा कोई भी वेक्टर होएगा ना a b c, वो v के परपेंडिकुलर तब होएगा जब 3a प्लस बी माइनस 6c इक्वल 0 ट्रू हो, ठीक है। तो अब हम अब ये तो काफ़ी जनरल बात है, एक बड़ी जनरल सी इक्वेशन है। आपको पता ही है कि एक इक्वेशन से आप 3 वेरिएबल नहीं निकाल सकते, तो इसके तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। आप उनमें से कोई से एक दो उठा लेते हो, तो यहाँ पे दो हमने उठाए हुए हैं। तो पुट b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 1। अब सबसे पहले आपको हो गया, सबसे सिंपल तो यही है ना कि आपके पास अगर एक इक्वेशन है इस तरह से x प्लस वाई प्लस जी, और ये कुछ चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही है, ये c से मल्टीप्लाई हो रही है, ये b से हो रही है, a से हो रही है, तो आप a इक्वल टू 0 कर दो, b इक्वल टू 0 कर दो, और फिर आप z निकालो या c निकालो। तो वो तो ऑब्वियसली इस केस के अंदर हमेशा ही 0 देगा, तो वो तो नल वेक्टर दे रहा है हमें, वो तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना यहाँ पर। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम ऐसा वेक्टर्स निकालने चाह रहे हैं कोई दो जो v के परपेंडिकुलर हों। हम ये निकालना चाह रहे हैं w1 और w2, कोई ऐसे दो वेक्टर हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नल वेक्टर का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, वो तो हर चीज़ के पैरेलल भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें दे रहा। तो हमें तरीका थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है कि हम यहाँ पे जो पुट कर रहे हैं ना, उनमें से खाली एक 0 पुट करते हैं और एक कोई और वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बस छोटी वैल्यूज़ में रहने के लिए 1 पुट कर दिया, तो ये बन जाता है 3a प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप 3 यहाँ पे काट दो तो बन जाता है a इक्वल्स 2। अब b की वैल्यू भी हमने खुद डिफाइन की थी, c की भी हमने खुद की थी, और हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन को ओबे करते हुए a की ऐसी वैल्यू 2 ही बनती है जो मतलब ऐसा वेक्टर प्रोड्यूस करे जो v के परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह से आपने एक ऐसा वेक्टर निकाल लिया जो परपेंडिकुलर है, w1 इक्वल टू 2 0 1। यही आप मेथड यूज़ करके एक मतलब आपने यहाँ पे बस डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और आपने एक और परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया। अब जब आपने ये कर लिया ना, आपने बेसिकली पूरा सवाल कर लिया, क्योंकि अब आपने एंड पे यही करना है कि आपने जो यहाँ पे बॉटम राइट पे इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू t1 v1 प्लस t2 v2 में वैल्यूज़ पुट करनी है। v1 यहाँ पे बस w1 होएगा, v2 w2 होगा, x नॉट ऑरिजिन होगा, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि पासिंग थ्रू ऑरिजिन सवाल के अंदर लिखा हुआ। अब ये कुछ छोटे मोटे सवाल है, ये उससे इतने रिलेटेड नहीं है, करना है तो कर लो। बस ax इक्वल्स b वाला मजाक है, मेथड भी लिखा हुआ है जनरल, इसके अंदर कोई चीज़ इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब अगला टॉपिक आ जाता है, वो यही है कि 2 पॉइंट वेक्टर इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके अंदर ये है कि आपको बस ये आपके सामने लेफ़्ट पे बस वर्किंग लिखी हुई है कि किस तरह से बनती है इक्वेशन। ये इस इक्वेशन है ना, इसको 2 पॉइंट वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। बहुत सिंपल वर्किंग है। v की जगह आपने वेक्टर की जगह आपने x1 माइनस x0 एक पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस वाला वेक्टर कह दिया कि ये भी तो कोई वेक्टर ही है ना, और आपने बस इस तरह से किया, कुछ भी नहीं है। ये इसका यूज़ कहीं नहीं हुआ हुआ, कोई सवाल नहीं हमें कराया जिसके अंदर हुआ हो, बस किताब में लिखा हुआ था तो मैंने कहा इंक्लूड कर दूँ। ये भी जो है लीनियर इक्वेशंस वगैरह, ये भी मजाक है,
ये जो सारा कुछ है, क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटीज़ हैं कि अगर आप u डॉट यू क्रॉस वी कर रहे होगे या v डॉट यू क्रॉस वी कर रहे होगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि आंसर जो होता है हमेशा ऑर्थोगोनल होता है जिन दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका। अब ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की और चीज़ें हैं कि वो लैग्रेंज की जो आइडेंटिटी है उससे आप ये वाला फार्मूला निकाल सकते हो। इनमें से कुछ भी सवालों में नहीं पूछा गया, इसलिए मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये आपके सामने ही है, अगर आपने देखनी है वर्किंग तो देख लो, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि ये एक्चुअली एग्जाम रेलिवेंट हो। असल बात जो आती है ना इस टॉपिक की वो है एरिया वाले और वॉल्यूम वाले सवाल। तो पहले एरिया की बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है ना वो, अच्छा ये लेफ्ट राइट साइड पे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है P1 P2 P3 आप देख सकते हो। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना इन दो वेक्टर्स का, उसका नॉर्म जो होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया होता है। इसी तरह से ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल एक्चुअली ये इन्होंने किसी वजह से ये शेडेड एक हिस्सा किया हुआ एक में नहीं किया हुआ, आधी पैरेललोग्राम को ही एक ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बस यही किया है कि उसको हाफ कर दिया, तो हाफ ऑफ ये एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो इससे हमें ये दोनों चीज़ें पता चलती हैं। सवाल के अंदर लाइक इस तरह से आ जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद द गिवन वर्टिसेस, और वर्टिसेस दिए होंगे। अब इन्होंने चाहे जो मर्जी लेबलिंग की हो ना, P1 P2 P3 P4 की, आपने एक्चुअली पॉइंट्स प्लॉट करने हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो था ना P1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था P2 और P3, यहाँ पे P1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है P2 और P4। तो आप यहाँ पे P1 और P3 का वेक्टर बनाने की जगह P1 और P4 का वेक्टर इस्तेमाल करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला, कि आपने नंबरिंग पे नहीं जाना, आपने एक्चुअली पॉइंट्स बना के देखना है कि P1 के साथ कौन सा डायरेक्टली एडजेसेंट है। वरना वो ये करेगा कि लाइक जैसे कि P1 P2 P3 है, वो ये समझेगा कि पैरेललोग्राम इस तरह से बना हुआ है, कुछ इस तरह से है कि P1 P2 के पैरेलल यहाँ पे कुछ है, P1 P3 के पैरेलल यहाँ पे कुछ है, जो कि ऐसा तो नहीं है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि लाइक डायग्राम के अंदर कौन सा वाला ज़्यादा करीब है, कौन सी वाली लेबलिंग किस तरह से करनी है। और ज़रूरी नहीं आप हमेशा P1 लो, ऑब्वियसली आप P3 से भी करोगे तो भी वही चीज़ होएगी, बस ये हो जाएगा P3 P2 क्रॉस P3 P4 बन जाएगा वो। आगे बात आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, वही वाला फार्मूला है, काफ़ी दिन पहले भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। और ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि U डॉट वी क्रॉस W जो होता है वो बस ये राइट शिफ्ट किया हुआ है 2 बार, तो ये वाली आपस में बराबर होती हैं, बकाया सारी बराबर नहीं होते। तो जैसे कि ये पहला सवाल है U डॉट W क्रॉस V, हमें उन्होंने शुरू में दिया हुआ है वैल्यू U डॉट V क्रॉस W के, ये U है वेक्टर V क्रॉस W, और ये इक्वल पुट किया हुआ है उन्होंने 3 के, उन्होंने बताया कि 3 के बराबर है। तो आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगे। तो उसके लिए आप ये करते हो कि आप U डॉट माइनस यहाँ पे आ जाता है जब आप स्वैप करते हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है इनकी लोकेशन जब स्वैप करते हो, इक्वल टू 3। तो माइनस का साइन बस यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप माइनस को दूसरी साइड पे ले जाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि U डॉट W क्रॉस V इज़ एक्चुअली इक्वल टू -3। तो ये बस फ़र्क आ रहा है। तो ये इसी तरह से सारे आंसर्स निकल जाएंगे। बस ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि इसके अंदर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है, वो हमेशा ज़ीरो होगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट विद परपेंडिकुलर वेक्टर ज़ीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट विद पैरेलल वेक्टर ज़ीरो होता है। आगे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये बस फॉर्मूले हैं कि एक तो बात हमने पहले भी शायद कर ली थी, नहीं ये वाली नहीं की थी, डिटर्मिनेंट की बात है। डिटर्मिनेंट जब आप लेते हो, ये कोई वेक्टर है U और ये कोई V, वैसे हाँ ये टेक्निकली बात हो चुकी है, ये उसी चीज़ की, ये वही बात हमने, ये जो A पार्ट है वो लिटरली यही बात लिखी हुई है फिर से, तो उसको इस वक्त ना ही देखो। जो आपके रेलेवेंट बात है वो ये पैरेललो पाइप्ड का वॉल्यूम जो होता है ना इसके बराबर होता है। यहाँ पे क्या यहीं पे इक्वेशन लिखी है, ये बोला पैरेलल पाइप की जो पैरेलल पाइप होता क्या है, वो यही होता है कि एक सेकंड मैंने बनाया होगा शायद यहाँ पे, हाँ, कि एक पैरेललोग्राम को जब आप 3D में ले जाते हो ना तो वो पैरेलल पाइप बन जाता है, और उसके अंदर जो वेक्टर्स होंगे U V W,
उनका जब आप ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हो ना तो आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो ये सवाल आ जाता है कि आपको यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़ दी होंगी और आपने बस स्केलर प्रोडक्ट लेके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके आपने आंसर बता देना। आगे बात आती है कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर वेक्टर्स के अंदर भी यही कंडीशन है, इसी से रिलेटेड है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर है। तो ये एक ही चीज़ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की दो चीज़ें हैं बस, कि एक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड और एक ये कि कोप्लेनर वेक्टर्स, ये इसकी दो एप्लीकेशन था जो हमें पढ़ाई हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि चलो मैंने इंक्लूड नहीं किया वो सवाल, लेकिन इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वेक्टर्स दिए होते हैं, उन्होंने पूछा होता है कि बताओ कि ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं या नहीं करते, तो उसका यही तरीका है। अब आ जाता है चैप्टर 4। अब वेक्टर स्पेसेस क्या होती हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स ने सही से ये बताया नहीं था कि एक्चुअली वेक्टर स्पेस एक खाली सेट नहीं होता। वेक्टर स्पेस इंक्लूड करता है एक कुछ डेफिनेशंस भी साथ, जो दो ऑपरेशंस की होती हैं, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक आप ऐसा ले सेट R2 के अंदर, मतलब चलो आप फर्ज करो कि सेट जो है ना दोनों के अंदर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सिंगल खाली रियल नंबर्स। लेकिन वेक्टर एडिशन की वैसे उसके अंदर क्या होगी, चलो कर ही लेते हैं। वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन जो है ना, जो u प्लस वी है, उसकी डेफिनेशन उन्होंने ये लिखी हो, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने कहा हो कि एक्चुअली ये है। तो ये डेफिनेशंस डिफरेंट हैं, तो इसीलिए कि वेक्टर स्पेस भी डिफरेंट होगी। थोड़ा सा मुश्किल लगता है सोचने के लिए कि मैंने रियल नंबर 1 की एग्जांपल दी, बेहतर है कि R2 में आप सोचो इसके बारे में। आगे एग्जांपल भी हैं वो और क्लैरिफाई कर देंगे, लेकिन ये बस समझने वाली बात है कि वेक्टर स्पेसेस के अंदर खाली सेट नहीं होता बल्कि डेफिनेशंस भी होती हैं ऑपरेशंस के। और ये कि तमाम वेक्टर स्पेसेस के अंदर वो जो 10 एक्सियम बार बार बात होती है वो भी होल्ड होते हैं। तो वो 10 एक्सियम क्या है? पहला है क्लोजर अंडर वेक्टर एडिशन, ये तो आपको पता ही है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है वेक्टर एडिशन, मतलब u प्लस वी इक्वल्स वी प्लस यू। और फिर एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर नहीं मैटर करता कि आप पहले कौन सा करो, पहले आप u प्लस वी कर लो बेशक, या पहले आप v प्लस डब्ल्यू कर लो, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू वही है, ठीक है। और बाद में फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कोई ऐसी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो हो, कुछ सेट्स कुछ वेक्टर स्पेसेस में ये ज़ीरो नहीं भी होती, लेकिन कोई ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है जिसको आप ऐड करो ना किसी भी एलिमेंट के उस सेट के, तो वो वही वाला सेट वापस मिलेगा आपको, सॉरी वही वाला एलिमेंट आपको वापस मिलेगा। और एक और रिक्वायरमेंट ये कि एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे, मतलब कोई हर वेक्टर के लिए कोई ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर एग्जिस्ट करता हो जो आंसर आपका वो एडिटिव आइडेंटिटी दे। अब ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ज़ीरो, ये वो वाली एडिटिव आइडेंटिटी है जो आपके सेट के अंदर डिफाइंड है। आगे बात है क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, तो ये वही है कि के यू जो है वो भी सेट के अंदर ही हो। आगे बात है के यू प्लस वी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ठीक है ये लिखी हुई हैं, पढ़ लो, मैं बोलूँगा मुश्किल ज़्यादा लगेंगे बिना वजह, हैं दिखने में बहुत इजी हैं, याद ही करनी है। उसके बाद 9th के अंदर बस ये है कि एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, कि के एम पहले कर लो और बाद में यू के साथ मल्टीप्लाई करो, या पहले एम यू कर लो और उसके बाद के मल्टीप्लाई करो, तो एक ही बात होती है। और आखिर में ये है कि स्केलर प्रोडक्ट आप अगर 1 के साथ लो, स्पेसिफिकली 1 के साथ लो, तो हमेशा आंसर यू आना चाहिए, चाहे आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो मर्जी डेफिनेशन हो, आपकी ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो 1 यू के ऊपर यू ही दे। ये वेक्टर स्पेस की कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, इनको एक्सियम्स कहते हैं। अब किताब में एक ये इन्होंने तरीका बताया हुआ कि आपने सबसे पहले बताना है कि सेट है क्या वी वेक्टर स्पेस का, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करनी है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशंस, और उसके बाद आपने सबसे पहले जो करना है ना काम, वो है कि आपने क्लोजर लॉज देखने हैं दोनों के, एक्सियम 1 और 6, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तोड़े जाते हैं। तो ये चेक करने के बाद आप बकाया सारे भी चेक कर लो। अब हमारे टीचर ने इसको इस तरह से पढ़ाया था कि आप पहले और छठे को चेक कर लो, उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा बकाया सारे ट्रू होंगे।
ये सिर्फ तब ट्रू है अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन की डेफिनेशंस के साथ काम कर रहे हो। मतलब अगर आपने एडिशन का नॉर्मल एडिशन वाला ही फॉर्मूला रखा हुआ है और आपने मल्टीप्लिकेशन का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाला ही तरीका रखा हुआ है, अगर आपने कस्टम डिफाइन नहीं किया ना किसी और तरीके से, स्टैंडर्ड से अगर आपने हटके नहीं किया, तो ये बात ट्रू है कि अगर आप ये दो एक्सिम्स प्रूफ कर लेते हो तो सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आपने फिर भी वर्किंग सारों की दिखानी है। आपने हर किसी एक्सिम के लिए करके दिखाना है जब भी आप क्लेम करो कि ये एक वेक्टर स्पेस है। तो जब भी कोई प्रूफ करने का सवाल है, चाहे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस भी हों, आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमेशा कंफर्म करके दिखाना है कि होल्ड करते हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे टीचर्स की कॉपीज़ में ये लिखा होता है, वो जो जिसकी बेसिस के ऊपर चेकिंग होती है ना, उसके ऊपर लिखा यही हुआ है। तो इसी तरीके से होगा, चाहे अनफेयर भी हो, चाहे आप जितना मर्जी प्रूव करते रहो कि एक्चुअली ये बाय एक्सटेंशन हो गई हैं, आपने सारी हमेशा प्रूव करनी है। तो और एक एग्जांपल जो मैं पहले बात कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, अगर खाली क्लोजर होल्ड करता है। तो उसकी एक एग्जांपल ये है कि आप R2 ले लो, ठीक है। R2 जो सेट है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, V उसके बराबर आप सेट कर दो, ठीक है। वेक्टर स्पेस जो है वो इस सेट के बारे में बात कर रही है। एडिशन की जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड है, मतलब U प्लस V का मतलब है U1 प्लस U1 V1 U2 प्लस V2। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की आप डेफिनेशन आके चेंज कर देते हो। आप कहते हो KU1 जो है वो तो नॉर्मल है, लेकिन साइड पे जो राइट साइड पे है ना, वो KU2 की जगह आप हमेशा ज़ीरो हार्ड कोडेड सेट कर रहे हो। मल्टीप्लिकेशन की आपने डेफिनेशन यही सेट की है कि जब भी आप मेरे वेक्टर स्पेस के अंदर में से किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने ये काम करना है, ये रिजल्ट होगा, और उसके अंदर आप बता रहे हो कि हमेशा ज़ीरो जाएगा आगे वाला। तो अब डेफिनेशन चेंज होगी तो मल्टीप्लिकेशन को ये डिफरेंटली हैंडल करेगा। तो इन्होंने इसके कुछ इन्हीं ऑपरेशंस के साथ काम करके दिखाया कि देखो ये होगा एक्चुअली अगर आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल U को, जब 2 और 4 है वो। तो अच्छा खैर, द एडिशन ऑपरेशन इज़ द स्टैंडर्ड वन फ्रॉम R2 बट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट। अब इन्होंने शो किया हुआ है कि जो आखिरी वाला एक्सियम है ना, एक्सियम 10, ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि एक्सियम 10 ये कहता है कि 1U हमेशा U रिटर्न करे। लेकिन जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो ना वो U की 1 के साथ, तो आपके पास आंसर जो आता है वो होता है U1 U2 की जगह U1 0। तो इसीलिए ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है, बकाया सारी क्वालिटीज़ होल्ड करता है, बस ये नहीं करता, तो इसीलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इससे दो बातें पता चलती हैं कि एक ये कि लाइक ये एम ही नहीं है कि कोई भी आइडेंटिटी होल्ड करे। ये एक्चुअली किसी वजह से है, ये वही वाली बात नहीं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि कस्टम डेफिनेशंस होती हैं इसके अंदर। क्योंकि पहले जब हमें पढ़ा रहे थे सर, तो सर ने कहा था यार ये एक्सियम 10 है, किसी वजह से ही है ना। 6 भी तो यही कहता है कि क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के U भी बिलोंग करता होगा सेट में। सर ने हमें सही से नहीं पढ़ाया था, काफ़ी टीचर्स और भी हो सकते हैं कि उन्होंने सही से ना पढ़ाया हो। ये इसका असल में ये मतलब है एक्सियम 10 का कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर सेल्फ ही आनी चाहिए। खैर, वेक्टर स्पेसेस कैन इन्वॉल्व नॉन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। एक तो हमने एग्जांपल पहले भी देख लिया, लेकिन ये और उस केस में तो वेक्टर स्पेस नहीं थी ना, इसके अंदर ये एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर डेफिनेशंस कम्प्लीटली वॉर्प्ड हैं, लेकिन फिर भी ये तमाम लॉज ओबे करती है और एक वेक्टर स्पेस कंसिडर की जाएगी। उसके अंदर ये है कि लेट वी बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, खाली पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो U इक्वल्स U, मतलब ये जो बोल्ड वाला U होगा ये वेक्टर की बात हो रही है, मतलब एलिमेंट इन सेट वे, और जब स्केलर वाला होगा तो वो कोई रियल नंबर की बात हो रही है। उन्होंने बस U और V कोई ऐसे वेक्टर्स हैं V जो V के अंदर बिलोंग करते हैं और K कोई भी स्केलर है। तो उन्होंने फिर डेफिनेशन अपनी शेयर की कि U प्लस V जो होगा ना, वेक्टर U प्लस वेक्टर V, वो एक्चुअली बराबर होएगा U V के। तो इन्होंने वैसे यहाँ पे इनको चाहिए था कि यहाँ पे बोल्ड करते हैं इसको, मैं बोल्ड करने की जगह मैं खाली बस बता देता हूँ कि वेक्टर कौन से हैं, ये वाले वेक्टर्स हैं। तो ये कहा गया कि जब वेक्टर एडिशन हो U और V की, तो आंसर जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग रियल नंबर, जो ये रियल नंबर कंटेन करता है, ये जो रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। और ऑब्वियसली ये भी एक वेक्टर ही होगा क्योंकि क्लोजर है, ये V के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। और इसी तरह से ये है कि ये भी कोई वेक्टर ही होगा। बस बात ये है कि जैसे कि हम समझ लो कि ये है, इस तरह से लिखा हुआ है वेक्टर U इक्वल्स U, इस तरह से ब्रैकेट वाला U, जैसे हम
मल्टीपल की बारी कर रहे थे, यहाँ पे U2 होता था, यहाँ पे सिंगल है। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं जो एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट हो रही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। खैर ये तमाम एक्सियम सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए ये एक वेक्टर स्पेस है। तो नीचे उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि एक्सियम 4 किस तरह से करता है, और इसके अंदर एक्सियम 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर जो नल है वो ज़ीरो नहीं है। मैं पहले कह रहा था ना कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है वो ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम नल वेक्टर कहते हैं, जिसको आप किसी भी वेक्टर में ऐड करो, ठीक है, वो आंसर आपको यू ही देगा। उसकी वजह क्या है, इसकी इनकी डेफिनेशंस पे आता है। यू की वैल्यू इस तरह से होगी नॉर्मल वाली, और यहाँ पे कोई, अच्छा एक सेकंड, वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअली, तो इसके अंदर जो पड़ा हुआ है और जो इसके अंदर पड़ा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर ये आ रहा है। तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन ही बनती है ना, तो इस तरह से हमें पता चला कि नल जो है वो वन होगा। तो वन यू जो है वन प्लस, इस तरह से है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नल यूज़ करते हैं। उसके बाद नेगेटिव की बात की गई है, यही है कि एक एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम माइनस यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हर वेक्टर के लिए उसका ही रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये बस दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि कितने डाइवर्स हो सकती हैं वेक्टर स्पेसेस। यही है जो इतनी काउंटर इंट्यूटिव डेफिनेशंस रखें, आमतौर पे इतनी भी कोई छेड़खानी नहीं की होती डेफिनेशंस के साथ। आगे बात है एक्सियम 7 की, वो यही है कि KU + V होल्ड करता है या नहीं करता। उन्होंने अपने ऑपरेशंस की डेफिनेशंस के साथ करके दिखा दिए कि हाँ करता है। तो ये बस देखने वाली बात थी इसके अंदर कि कस्टम डेफिनेशंस हो सकती हैं और कस्टम नल होगा, नल वेक्टर, वो भी वेक्टर स्पेस का डिफरेंट डेफिनेशन रख सकता है, और रेसिप्रोकल एडिटिव इन्वर्स भी उसका डिफरेंट हो सकता है। बस शर्त ये है कि एडिटिव इन्वर्स की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब आप उसके साथ वेक्टर एडिशन करो ना, आंसर आपका नल वेक्टर आए, जो कि इस केस में 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब वेक्टर u प्लस वेक्टर माइनस u इक्वल्स, उसकी जो डेफिनेशन लगाई है वो 1 के इक्वल आ रही है, और 1 जो स्केलर है वो एक्चुअली वेक्टर 0 के बराबर है एडिटिव आइडेंटिटी के। खैर यूनिवर्सल, अब ये इतनी डाइवर्स होती हैं, इतनी डिफरेंट हो सकती हैं, तो थोड़ी सी कोई कॉमन चीज़ें हैं इनमें फिर भी जो इनको आपस में लिंक करती हैं। हर वेक्टर स्पेस के लिए 0u नल ही देगा आपको। आपने अगर निकालना हो, मतलब इसके अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल निकालना था, आपको समझ नहीं आ रही यार कि क्या हो सकता है, आप बस k = 0 डाल दो, तो यहाँ पे u पावर ऑफ 0 आपको हमेशा 1 मिल जाएगा। तो ये एक रिलायबल तरीका है नल निकालने का, सही है। चाहे जो मर्जी अजीब सी डेफिनेशन उन्होंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की दी हो, आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको हमेशा आंसर नल मिलेगा। इस तरह से आप नल आइडेंटिफाई कर सकते हो, और k × नल इज़ ऑलवेज नल, ठीक है। अब इस केस के अंदर वो पावर्स के अंदर था, तो वो 1 की पावर एनीथिंग = 1, तो इस तरह से हो रहा था वो, और सेट के अंदर खाली पॉजिटिव नंबर्स थे इसलिए वो 0 वाला काम नहीं हो रहा था, इस तरह का माइनस वाला काम नहीं हो रहा था, जो भी है। खैर नहीं वो भी मसला नहीं, ये सब के लिए चल जाएगा कि सब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एनीवेज -1u जो है, हाँ ये भी कि स्केलर प्रोडक्ट विद -1 हमेशा आपको एडिटिव इन्वर्स दे, ये भी हर किसी के अंदर कॉमन होगा। तो आपने अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना हो, तो आप उसका फॉर्मूला अगर निकालना चाह रहे हो, इस तरह की वियर्ड सी डेफिनेशंस बनी हुई हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि 1/u कैसे आया, तो आप ये यूज़ कर सकते हो कि आप बस -1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है हमेशा जो आंसर आएगा ना वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। और ये कि अगर KU = नल है, तो या k 0 है या फिर u नल है। अब इसके अलावा हाँ, ये 4.1 यहाँ तक ही है। अब ये याद करने के लिए शायद आपके लिए हेल्पफुल हो विजुअल, इसके अंदर बस मैंने इंग्लिश में लिख दिया, वहाँ पे नंबर्स में याद करने में थोड़ा सा सरदर्द होती होगी, क्या देयर बिलोंग्स, देयर एग्जिस्ट वगैरह इस तरह की सिंबल लिखे हुए हैं, तो उसकी जगह बस इंग्लिश में वही चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि ये सारे आपने याद करने हैं और आपने हर एक्सियम लिखना है और आपने प्रूव करना है, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज में जो सारे सवाल हैं वो यही हैं कि प्रूव करो कि ये एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो उसके लिए आपको हमेशा एक्सियम 1 से लेकर एक्सियम 10 के लिए सारे प्रूव करने होते हैं। खैर सब स्पेसेस आ जाते हैं आगे।
सबसेट W ऐसा अगर हो V का जो खुद भी वेक्टर स्पेस है तो W वेक्टर स्पेस होगा, सब स्पेस होगा V की। बस ये इतनी सी बात है। आ, इसके लिए सब स्पेस टेस्ट होता है, और सब स्पेस टेस्ट के अंदर आप खाली यही चेक करते हो कि क्लोजर वाली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं या नहीं। बकाया आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बकाया सारी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। तो आपने जब सब स्पेसेस के अंदर आना है ना, आपने खाली यही दो चीज़ें चेक करनी है। तो ये इन्होंने एम एक मजाक सा डाला हुआ है कि आपको पता है कि फ़न फैक्ट R2 के अंदर अगर कोई लाइन है, मतलब कोई 2D प्लेन के ऊपर कोई लाइन है या कोई 3D प्लेन के ऊपर कोई लाइन है, वो एक्चुअली सब स्पेसेस हैं इन R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो क्यों? क्योंकि वो ये ओबे कर रही हैं प्रिंसिपल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला और क्लोज्ड अंडर एडिशन वाला। उसके अंदर बस ये है कि एक ही वेक्टर उन्होंने डाला हुआ है। ये अजीब सा मजाक है, ये एक्चुअली इसकी कोई एग्ज़ाम रेलेवेंस नहीं है मेरा ख्याल में, बस हल्का फुल्का शायद कभी इस्तेमाल हो सकती है ये इन्फॉर्मेशन। असल बात जो आ जाती है इस एक्सरसाइज के, वो सोल्यूशन सब स्पेसेस, वो ये है कि AX जो है ना वो नल के बराबर होगा। सॉरी, AX इक्वल्स नल, सॉरी ठीक है। ये बेसिकली कोई होमोजेनस सिस्टम है, ज़्यादा नल देख ली ना। खैर, कोई भी होमोजेनस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस है ना, उसके जो सेटिस्फाई करती हैं वैल्यूज़ R ऑफ n के अंदर, वो एक सबस्पेस होंगी, उसको कहा जाएगा सोल्यूशन सबस्पेस। ये है थ्योरम। मतलब आप आंसर निकाल लेते हो किसी ऑर्डर्ड पेयर के लिए, तो वो R2 के अंदर एक सबस्पेस होगा, सही है। मतलब x के अंदर हर वैल्यू इस तरह से, खैर जो भी है। इसकी एक्चुअल एग्जांपल करें तो ही समझ आएगी, वरना ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो पहले मैंने कौन सा डाल दिया, हाँ यही सही है। इन एक्सरसाइज 11 to 12 यूज़ द सब स्पेस टेस्ट, जो कि ये है कि क्लोजर होल्ड करता है या नहीं करता, टू डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेसेस ऑफ M22। अच्छा, ये जो M22 है ना, ये सब स्पेस ऑफ ऑल मेट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। तो इंडेक्स में जो ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये उसके रो और कॉलम है। मतलब कैपिटल M22 तमाम पॉसिबल मेट्रिसेस हैं 2x2 की, सही है। अगर इसी तरह से 3x3 होता तो वो M33 होता, या फिर रो 2 है और कॉलम 3 है तो उसके लिए M23। ये तमाम मेट्रिसेस रिप्रेजेंट करता है इस लाइक साइज़ की। अच्छा खैर, ऑर्डर की ऑल मेट्रिसेस ऑफ द फॉर्म AB00, ये जो लिखा हुआ है आपने बताना है कि इस फॉर्म की तमाम मेट्रिसेस, ऑब्वियसली ये सबसेट ही होगी M22 का। ये जो सबसेट है M22 का, ये भी एक स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। अगर आपने ये प्रूव करना है, आपने सिर्फ दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक क्लोजर अंडर एडिशन और एक क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम कह देते हैं लेट S इक्वल द सेट ऑफ ऑल मेट्रिसेस ऑफ द फॉर्म A0B0, ठीक है। तो हमने बस उसको एक नाम दे दिया ताकि हम बाद में बात कर सकें उसके बारे में। और हमने दो मेट्रिसेस इस सेट की ली हैं, A1 और A2। आपके सामने है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है अभी तक, बिल्कुल हमने बस सवाल समझा। अब इनको हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है A1 + A2 B1 + B2। अब हमें पता है A1 और A2 जो हैं वो कोई रियल नंबर ही आंसर देंगे ना जब ऐड होएंगे, और इसी तरह से B1 + B2 भी कोई रियल नंबर ही होगा। तो इससे हमें पता चलता है, क्योंकि ये A और B यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये जो A1 + A2 हमारे पास रिज़ल्ट आया है, ये S के अंदर ही बिलोंग करता है एक्चुअली। क्योंकि कंडीशन तो यही है ना कि राइट वाले जो राइट वाला कॉलम है उसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो, लेफ्ट वाले के अंदर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो A1 + A2 भी कोई रियल नंबर है, B1 + B2 भी कोई रियल नंबर है, इसलिए क्लोज्ड अंडर एडिशन है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करना है, वो बहुत सिंपल है, वो खुद ही कर लोगे। तो एक थोड़े अब अगले स्टेप पे चलते हैं। इन्होंने एक सवाल दिया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि ऑल 2x2 मेट्रिसेस A सच दैट A मल्टीप्लाइड बाय, ये जो सामने बस ये इक्वेशन दी हुई है ना, ये सेटिस्फाई हो। पहले सवाल क्या था? सवाल ये था कि यूज़ द सबस्पेस टेस्ट टू डिटर्मिन विच ऑफ द सेट्स आर सबस्पेसेस ऑफ M22। तो ये क्या दे दिया, यहाँ पे मुझे कोई 2x2 मैट्रिक्स नहीं आ रहा। पहले तो फॉर्म बता दी हुई थी ना कि इस फॉर्म की होगी मैट्रिसेस, इसके अंदर क्या होगा S। तो इसके अंदर S होएगा तमाम ऐसे मैट्रिसेस A जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है।
वो निकालने के लिए हमें पहले ये सॉल्व करनी पड़ेगी। तो शुरू में हम ए को एक जनरल मैट्रिक्स कह देते हैं, ए बी सी डी, कोई भी जनरल मैट्रिक्स है। अभी हम खुद ही देख लेंगे ए की वैल्यू क्या होगी, बी की क्या होगी, सी की क्या होगी, डी की क्या होगी। लेकिन इसके अंदर कोई मतलब कोई जनरल मैट्रिक्स है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, बस कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी। आप उसको मल्टीप्लाई करते हो और आपके पास आंसर निकल आता है ए माइनस बी सी माइनस डी जो है वो 2 के बराबर है। तो इससे हमें पता हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं, ए माइनस बी इक्वल्स 2 और सी माइनस डी इक्वल 0। ये इक्वेशंस क्या हैं, ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिली है? हमें पता चला कि ये जो जनरल मैट्रिक्स है ना, ए इक्वल्स ए बी सी डी, इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए और बी की वैल्यूज़ अगर इस तरह की होंगी ना कि सब्ट्रैक्ट करो 2 आंसर आए, सी और डी की वैल्यूज़ अगर बराबर होंगी तो फिर ये ए इंटू 1 माइनस 1 इक्वल 2 0 वाली जो रिक्वायरमेंट है पूरी होएगी। तो इसके लिए बस हम बस चाह रहे थे, हमारे काम क्या था, हम लाइक एस फाइंड करना चाह रहे हैं। एस क्या है? तो एस तमाम वो मैट्रिसेस हैं जिसके अंदर ए माइनस बी 2 दे और सी माइनस डी 0 दे। इसी को लिखने का एक और तरीका है कि आप जो अननोन, ये जैसे बी और डी है, इनके लिए हमारे पास कोई इक्वेशंस नहीं है ना, तो हम एस और टी इनको कह देते हैं और ए इक्वल्स 2 प्लस एस निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके सी इक्वल्स टी, बस पैरामीटराइज कर दिया और फिर हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। तो तमाम, अच्छा एस जो है सेट, उसके अंदर तमाम मैट्रिसेस इस फॉर्म की होंगी जहाँ पे ए ये हो, बी ये हो, सी ये हो, डी ये हो। तो ये अभी तक जो बात हुई है, ये अभी तक हमने आधा सवाल किया। सवाल क्या था? यूज़ द सबस्पेस टेस्ट टू डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सबस्पेसेस ऑफ M22। पहले तो हम ये जो सारा काम करते नहीं तो सेट निकालने में ही करती है। तो सेट कौन सा है? सेट ये वाला है जिसके अंदर सारी मैट्रिसेस इस फॉर्म के अंदर हों, एस ओ टी की कोई जो मर्जी वैल्यूज़ हो जाए, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। वो सारे जो मैट्रिसेस होंगे वो सारी इस सेट के अंदर है। अब आपने बस वो दो क्लोजर की प्रॉपर्टीज चेक करनी है जैसे पिछले सवाल में की थी, तो ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं वो की नहीं हुई क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला नहीं है। इसी तरह का एक और पार्ट था जहाँ पे 2 0 की जगह यहाँ पे 2 की जगह 0 लिखा हुआ था और उसके अंदर पता चल रहा था कि ये एक्चुअली सबस्पेस है। तो लेकिन मकसद जो था जो इस सवाल को डिफरेंट बनाता है वो मैंने बता दिया। मैं बेसिकली इस प्रॉब्लम को उस वाली प्रॉब्लम की फॉर्म में ले आया हूँ। उसके अंदर बताया हुआ था ना कि इस फॉर्म को ओबे करना है वगैरह, आगे वही वाली काम वर्किंग है सारी। अच्छा, अगला जो है टॉपिक हमारा वो है वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशंस। अब लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता ही है कि अगर ये लिख आपके सामने है, देख सकते हो, बहुत इजी सी चीज़ है। कोई आर वेक्टर्स हैं, उन सब को आर रियल नंबर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करके सम ले लिए और आंसर आपका डब्ल्यू आर है। वैसे ये वाला ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है। वेक्टर्स एज लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक इसलिए हम बता रहे हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर तब होगा इनका इस तरह से। एक सेकंड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर से आता है। ये जो हिस्सा है ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस फॉर्म की तमाम चीज़ें लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाती हैं। यहाँ पे V1 V2 VR कोई वेक्टर्स हैं और K जो हैं सारे वो कोई स्केलर्स हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब कहा क्या जा रहा है? If W is a vector in a vector space V, then W is said to be a linear combination of the vectors V1, V2 up to VR in V if W can be expressed in the form blah 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 blah। ठीक है, ये क्या बात की है? W इन वेक्टर्स का लिनियर कॉम्बिनेशन तब कहलाएगा जब K1, K2 और KR तक कोई ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो आपको एंड पे आंसर W देती होंगी इस लिनियर कॉम्बिनेशन का। इस लिनियर कॉम्बिनेशन का अगर कोई इस तरह का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है K1, K2 का जो आपको W रिटर्न करे तो वो लिनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इतनी मुश्किल बात नहीं है। खैर, वेरीफाई इफ़ अ गिवन वेक्टर इज़ अ लिनियर कॉम्बिनेशन। तो अब ये सवाल है कि वेक्टर आपको दिया हुआ है U और V इन R3। ठीक है, आपने शो क्या करना है कि W इक्वल्स 9 to 7 एक लिनियर कॉम्बिनेशन U और V का है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? तो आप पहले जो जिन वेक्टर्स की बात हो रही जिनका लिनियर कॉम्बिनेशन है W, आप वो लिख लेते हो K1 K2 के साथ। ठीक है, तो K1 U प्लस K2 V ये हमने यहाँ पे लिखा है, लिनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया और हमने कह दी इक्वल टू W।
अब अगर ये आंसर हमारे पास जो आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा तो इसका मतलब है हाँ W लिखा जा सकता है इस तरह से, अगर मतलब K1 K2 की हम वैल्यूज़ निकाल लें कि हाँ यार इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि नहीं लिखा जा सकता, W एक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इस केस के अंदर हम जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है, सही है। और हम इसको पुट कर दें, अच्छा जी पहला वाला जो कॉमा से पहले जो चीज़ है 9 वो इसके बराबर होएगी, पहले कॉमा से पहले पहले जो है सारा कुछ K1 + 6 K2। तो इस तरह से हमने इक्वेशंस बना लिए सारे। इक्वेशंस बन गई K1 और K2 की। आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, आपने गॉसियन एलिमिनेशन वगैरह सारा कुछ कर लिया, आपके पास एंड पे आंसर आ गए K1 और K2 के -3 और 2। सवाल ख़त्म। बस यही है कि देखो ना -3 U + 2V W रिटर्न कर रहा है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप ये गॉसियन एलिमिनेशन कर रहे होते और आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कोई इस तरह का काम होता कि यहाँ पे कोई बकवास लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नीचे वाली जगह पे यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉन ज़ीरो कोई क्वांटिटी है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो वो तो ये है ना कि 0 = 5, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस केस में लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तो आंसर निकल गया था। अब आगे जो बात आती है वो स्पैनिंग सेट्स की। अब स्पैनिंग सेट क्या होता है? अगर V कोई वेक्टर स्पेस है और S कोई ऐसा सेट है जो उसी स्पेस के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, S के अंदर मतलब जो तमाम वेक्टर्स हैं वो V के अंदर से उठाए हुए हैं बेसिकली। तो अगर ऑल एलिमेंट्स ऑफ V लीनियर कॉम्बिनेशन हैं S के एलिमेंट्स का, तो फिर S V को स्पैन करता है। मतलब अगर तमाम V के, अच्छा फॉर ऑल वेक्टर्स V बिलोंगिंग टू सेट V, ठीक है, अगर V जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है K1 + W1 + K2 up to WR, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा जा सकता है तो ये जो W1 W2 W3 जो सारे होंगे वेक्टर्स, ये वाले जो यहाँ पे होंगे W2 वगैरह, ये जो वेक्टर्स है ना, इनका जो सेट होगा वो स्पैन कर रहा होगा V को, इसको। तो स्पैनिंग सेट यही होता है। अब इसकी एग्जांपल अगर करनी हो तो ये है कि पॉलिनोमियल्स 1x x² up to x⁻n जो हैं वो Pn को स्पैन कर। अच्छा एक सेकंड, पहले मैं बता दूं Pn होता क्या है। Pn क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री n। तो ये आप देख सकते हो कि जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हो, यहाँ पे हम A0 से शुरू कर देते हैं, A0 × 1, ये है ना सेट हमारा। आप इसकी पहली एलिमेंट उठाते हो, ठीक है, और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो। फिर आप अगली चीज़ उठाते हो x, और आप उसको किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो। फिर आप अगली उठाते हो, आप एक और स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, एंड सो ऑन अप टू xn। फर्स्ट करो ये 2 की बात ही हो रही है अगर, तो इतना ही होगा। अगर p ऑफ 2 की बात हो रही है ना, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, तो वो इतने की बात ही हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि p ऑफ n जो है, आप देख सकते हो कि ये तो वैसे जनरल इक्वेशन बन गई ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इस सेट की वजह से, ठीक है। तो बन गया K1 + K2x, ये तो जनरल इक्वेशन बन गई फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स। और हमें पता है कि ये इस तरह से तो आप K3 की, K2 की और K1 की वैल्यूज़ चेंज करके आप कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हो, कोई भी एलिमेंट इन द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स बना सकते हो ना, तो बात ख़त्म। तो इससे पता चलता है कि ये सेट जो है ये Pn को स्पैन करता है, ठीक है। अब जियोमेट्रिक एग्जांपल्स ऑफ स्पैनिंग सेट्स, वो यही मजाक है, इसकी वजह से कोई एप्लीकेशन ही आगे चलते हैं। वेरीफाइंग स्पैनिंग। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आपने वेरीफाई करना है कि स्पैन कर रहा है ये या नहीं, आपको यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का, ये दिए हुए 3 पॉलिनोमियल, 1 + x + x² -1 - x 2 + 2x + x²। ये आपको 3 पॉलिनोमियल दिए हैं। आपने बताना है कि क्या ये P2 को स्पैन करता है या नहीं करता। उसके लिए क्या तरीका है, ये है कि
आप p जो है कोई जनरल पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है इन द सेट p2, ठीक है, और वो ऑब्वियसली a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर ये हर किसी को स्पैन करता है तो उसके अंदर वो मतलब ये जो जनरल पोलिनोमियल हमने निकाला है वो एक लिनियर कॉम्बिनेशन होएगा s का। तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, सॉल्व किया, तो जिसके अंदर x की पावर 0 थी उसको एक साइड पे कर दिया, x की पावर 1 थी उसको एक साइड पे कर दिया, x की पावर 2 थी उसको एक साइड पे कर दिया, और हमने बताया चलो ठीक है a इक्वल्स k1 माइनस k2 प्लस 2k3, b इक्वल्स k1 माइनस k2 प्लस 2k3, और c जो है वो k1 प्लस k3 है। इससे हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। अब इसका सोल्यूशन आप निकाल लोगे, आंसर जब आएगा आपका वो ए बी सी का। अच्छा चलो खैर इसके अंदर भी दो मेथड है। पहले मैं बुक वाला मेथड बता देता हूँ जो इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने किया हुआ जिस तरीके से सॉल्व, वो ये है कि वो उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स उठाता है खाली। ये आप देख सकते हो बहुत सिंपल सी बात है, यही है कोएफिशिएंट्स जो हैं आपके x1 x2 x3 के जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये उठाता है और उसका डिटर्मिनेंट ले लेता है। अब ये सिर्फ ऑब्वियसली स्क्वायर के लिए काम करेगा क्योंकि आप नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ले नहीं सकते। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब है कि ए परफेक्ट रो एशेलॉन फॉर्म में नहीं रिड्यूस हो सकता, मतलब वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता कि 1 1 1 ये होती है ना परफेक्ट रो, इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। ये एक थ्योरम है, ठीक है। वो ऑब्वियसली कुछ इस तरह से आ रहा होगा कि लाइक कोई एक रो ज़ीरो आउट हो गई है, हो सकता है कि वो जहाँ मर्जी हो, ठीक है, कोई एक रो इस तरह से ज़ीरो आउट हो गई है बीच में। अगर ऐसा है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की दूसरी साइड पे यहाँ पे जहाँ पे इक्वल वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे ए का कुछ पड़ा होगा, ए प्लस बी फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है, बी माइनस सी पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ और पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है, नहीं डी तो नहीं सी होगा, जो मर्जी कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, यहाँ पे बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 पड़ा है फॉर एग्जांपल। ये आपस में बराबर सिर्फ तब होंगे अगर b माइनस सी ओवर 2 ज़ीरो के बराबर होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए बी सी की वैल्यूज़ के ऊपर एक लिमिटेशन लग रही है कि ये सेट सिर्फ तब कंसिस्टेंट होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये तमाम एलिमेंट्स को नहीं स्पैन कर रहा, ये खाली कुछ को स्पैन कर रहा है जो ये ओबे करते हैं कंडीशन को, ठीक है। तो इसका इसलिए हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया मतलब परफेक्ट रो में लिखा जा सकता है, फिर परफेक्ट रो एशेलॉन फॉर्म में लिख लिया हमने इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि बड़ी सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखा हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ए बी सी की तमाम वैल्यूज़ रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसलिए इस वाले के अंदर नहीं होगी और इस वाले के अंदर होंगे, ये इसके पीछे रीजनिंग है। लेकिन सिंपल बात यही है कि डिटर्मिनेंट ले लो जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर कह रहा हूँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर ज़ीरो आ गया आंसर तो फिर वही बात कि स्पैन नहीं करता, अगर नॉन ज़ीरो है तो स्पैन करता। अब मैं ये इतने लाइक गंदे तरीके से क्यों बता रहा हूँ, मतलब मैं डिटेल में क्यों नहीं जा रहा, दूर दूर से क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हम क्विज़ के अंदर जब मैंने इस तरीके से किया था ना सवाल, तो सर ने लाइक पूरा काट दिया हुआ आधी आधी क्लास का, जिन्होंने भी इस तरीके से किया वो उनको जो की मिली हुई थी ना क्विज़ के चेक करने के लिए, या उन्होंने बनाई हुई थी या जो मर्ज़ी है, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक वैल्यूज़ सोची हुई थी कि लाइक अभी उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। खैर इस मेथड से करने पे मार्क्स कटे हुए थे, सिंपल बात ये है, समरी है। तो करना क्या है अगर ये नहीं करना। अब सबसे पहली बात ये खाली हमारे टीचर का मसला है, दूसरे टीचर्स ने ऐसा नहीं किया, तो आपके टीचर के ऊपर है कि आपने ये यूज़ करना है या नहीं करना। किताब में हुआ हुआ 6 एग्जांपल्स में यूज़ हुआ हुआ है। तो डिटर्मिनेंट वाला तरीका एक अच्छा शॉर्टकट है जब भी आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर हो, लेकिन ये वैसे भी जनरल तरीका नहीं है। जनरल तरीका होगा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर भी काम करने वाला। जनरल तरीका ये है जो बात होने वाली है। तो अब यहाँ पे हमें एक सेट दिया हुआ है पोलिनोमियल्स का, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आपको सेट एस के अंदर दिए हुए हैं। आपने शो करना है कि ये स्पैन करता है P2 को। अब इसके लिए आप वही तरीका करते हो कि आप कहते हो चलो ए बी सी कोई ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर कोई जनरल पोलिनोमियल है इन P2, और फिर आप उसको कहते हो कि
इक्वल है इन सेट एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के। उससे जो इक्वेशंस आपको मिलती हैं, जैसे पहले निकाली थी, यहाँ पे मैं दिखा ही देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे जिस तरह से हमने ये किया था ना और इक्वेशंस निकाली थी, ये वही काम है। अभी तक ये सबसे पहले ये वाले स्टेप्स हमेशा कॉमन होंगे कि आपको आप एक जनरल वेक्टर जो होगा उस सेट का वो कंसिडर करोगे और आपको होगी कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका एस का। ये बेसिकली इम्प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं वैसे। खैर, सॉल्व किया उसको, हमने देखा कि फिर ए की क्या वैल्यू होएगी, बी की क्या वैल्यू होएगी और सी की क्या वैल्यू होएगी, इनको कंपेयर करके। तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई जिनकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख ली। उसके बाद उसके अंदर हम डिटर्मिनेंट ले रहे थे, यहाँ पे हम रो एशेलॉन फॉर्म बना रहे हैं। रिड्यूस्ड रो एशेलॉन बना लो, नॉर्मल बना लो, फ़र्क नहीं पड़ता इतना, बस बेहतर है रिड्यूस्ड ही बना लो आई गेस। तो एंड पे आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। अब हमारे जो सर थे क्विज़ के अंदर, उन्होंने ना की पे ना लिखा हुआ था कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर K1 K2 K3 की वैल्यूज़ होती है ना वो क्या होंगी, उन्होंने वो लिख के रखी हुई थी और वो उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। वो एक्चुअली ये नहीं चेक कर रहे थे कि स्पैनिंग मैंने प्रूव की है या नहीं, वो देख रहे थे कि आपने K1 K2 K3 निकाले या नहीं निकाले। तो थोड़ा सा लाइक आपको ये करना ही पड़ेगा आई थिंक, अगर दूसरे टीचर्स भी इसी तरह से कीज़ के ऊपर चल रहे होंगे, कि आप बिना वजह छोटे बच्चों की तरह ये रिजल्ट्स भी लिखो। जबकि प्रूव तो हो गया यहाँ से आपके सामने है कि कोई भी लाइक रो ज़ीरो आउट नहीं हुई, ज़ीरो आउट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी ए बी सी की वैल्यूज़ के लिए। मतलब ए बी सी की जो मर्ज़ी वैल्यू हो, ये सेट कंसिस्टेंट है, हमें पता है, लेकिन हम फिर भी K1 K2 K3 की वैल्यूज़ छोटे बच्चों की तरफ निकाल के लिख देंगे। तो ये बस एक चीज़ है आई गेस देखने वाली, कोई इतनी ज़रूरी नहीं है सवाल के लिहाज से, लेकिन पेपर के लिहाज से है। लीनियर इंडिपेंडेंस, अब लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होती है? वो यही है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आपके कुछ वेक्टर्स जो आपस में है उसका एक सेकेंड, नल जो वेक्टर है आपका उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। मतलब अगर आप जो नल वेक्टर है उसको एस के लिनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हो, एग्जैक्टली एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे और वो होगा K1 इक्वल टू 0 और K2 इक्वल टू 0 अप टू KR इक्वल टू 0। मतलब कोई भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि K1 1 है और K2 -2 है और आंसर आपका नल निकल रहा है। अगर इस तरह से है ना, तो सेट एस जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लिनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब लिनियर इंडिपेंडेंस की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है वो जो बेसिक यूनिट वेक्टर्स होते हैं उसके साथ, कि ये सारे देख लो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं? उन्होंने एक वही बात कि नल वेक्टर को एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट लिख दिए। सही है, K1 K2 K3 कोई रैंडम स्केलर्स हैं। अब ये जब आप इसको एक्चुअली इसकी फॉर्म में लिखते हो ना, आई जे की वैल्यूज डालते हो, तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि K1 K2 K3 0 के बराबर और सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन अक्सर सवाल इस तरह के नहीं होंगे। आप कह रहे हो कि यार लाइक ये तो बहुत ऑब्वियस था, इसका पॉइंट क्या है? तो ये है इसका पॉइंट। ये जो स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपने नल वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन की इक्वल पुट करना है आपने। ठीक है, ये आपने ये जो हिस्सा है ये हर किसी में कॉमन है। फिर आपने वो जो वैल्यूज़ पुट करनी है और ऐड करनी है आपस में, वो भी सब में कॉमन है। और उससे जो इक्वेशंस निकाली हैं वो भी सब में कॉमन है। फ़र्क उसमें ये था कि उधर यहाँ पे आए 0 0 0 0 रहा था, इसके अंदर बस ये एक्चुअल चीज़ें आई हुई हैं K1 K2 K3 वगैरह वाली। तो इसको आप इसके भी वही दो तरीके हैं कि आप डिटर्मिनेंट ले लो, एक वो तरीका है, एक ये तरीका है कि आप उस तरीके से करो जिससे सर रिजवान गुस्सा ना हो वो ये है कि आप रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म बनाओ, K1 K2 K3 की वैल्यूज़ लिख के रख दो। तो दोनों तरीके वैलिड हैं, टीचर पे डिपेंड करते हैं कौन सा वाला आप वो प्रेफर करेंगे। अब किताब में तो वैसे इन्होंने वही सवाल मेरे ख्याल दोनों तरीक़ों से किया हुआ है। डिटरमिन, हाँ ये अगले वाले सवाल के अंदर उन्होंने वो तरीका लगाया हुआ है। ये वही चीज़ है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बताओ कि V1 V2 V3 लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है इन R3। तो लिनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, इक्वेशंस बनाई, बाद में जाकर रिज़ल्ट ये आया। ठीक है, अब उसको
हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स नज़र आई तो उसने कहा चलो मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, उसको नहीं पता था कि सर रिजवान पढ़ाता है, तो उसके मार्क्स कट गए। नहीं खैर, पॉइंट ये है कि दोनों तरीके वैलिड हैं, बस टीचर पे डिपेंड करता है। ये हर किसी के अंदर डिटर्मिनेंट वाला तरीका लग जाता है। बेसिस की बारी भी यही रूल है, तो मैं बार बार अब ये बात नहीं फिर से करने वाला। अब ये लिनियर इंडिपेंडेंस की बात तो हो गई, वही जनरल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने ज़ीरो के लिनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने सॉल्व कर लिया, बात ख़त्म। और आपने हमेशा बेहतर है कि वो रिड्यूस्ड रो एशेलॉन लगा लिया। आगे जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की बात है इसकी, वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स लिनियरली डिपेंडेंट है ना, तो वो आपस में पैरेलल स्लैश एंटी पैरेलल या कोलिनियर कह लो, कोलिनियर भी हैं, ठीक है। और अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो वो कोलिनियर नहीं है। तो एक्सरसाइज में इसके सवाल इस तरह से आए हुए हैं कि लाइक 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा हुआ है कि बताओ कि ये लिनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके अंदर आपने यही करना है कि आपने निकाल लेना कि लिनियर डिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि कोलिनियर है या नहीं है। बस ये एक बात है कि लाइक कभी कभी यही सवाल कोलिनियर के लफ्ज़ से पूछा जाता है, असल में आपने यही कर रहे होने पीछे। अब आगे बात आती है लिनियर इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस की। ये हमें पढ़ाया नहीं हुआ जी सेक्शन वगैरह वालों को, लेकिन जो सर इखलाक भट्टी हैं उन्होंने अपनी क्लासेस को पढ़ाया है, और एंड पे जाके सर ने बिना वजह क्लेम कर दिया कि हाँ बेटा मैंने पढ़ाया था रॉन्स्किन, लेकिन इतने डिटेल में किसी टीचर ने नहीं कराया, तो चांसेस कम ही हैं इसके आने के। बेसिकली यही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरीके से ही हर किसी के अंदर निकालो जो भी मैंने पहले डिस्क्राइब किया। फंक्शंस की बारी डिफरेंट भी हो सकता है। फंक्शंस की बारी एक एग्जांपल दी हुई है कि ये 3 फंक्शन दिए हैं, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, f3 = 5, ये 3 फंक्शंस दिए हैं। और उन्होंने कहा इनका लिनियर कॉम्बिनेशन जो है 5 के साथ 5 - 1 के साथ, वो जो आंसर दे रहा है वो ज़ीरो ही दे रहा है, लेकिन वो इतना ऑब्वियस नहीं लगता देख के, क्योंकि ये साइन कॉज वगैरह इंक्लूडेड है। इसके अंदर हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाले, तो ये आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। ये आप उस तरीके से नहीं कर सकते, आपको काफ़ी मसले होंगे कि आप सोचोगे यार पता नहीं कि 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, पता नहीं, तो तब आप बात नहीं कर सकते ना। तो इसलिए फंक्शंस के लिए डिफरेंट मेथड होता है। फंक्शंस के लिए आप पहले रॉन्स्कियन निकालते हो। रॉन्स्कियन क्या होता है? रॉन्स्कियन एक ऐसी डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर आप सारे फंक्शंस लिख देते हो, सेकंड रो के अंदर आप सारे फंक्शंस के डिटर्मिनेंट लिख देते हो, थर्ड के अंदर आप उसके डिटर्मिनेंट लिख देते हो, एंड सो ऑन। बस मकसद ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। जितने फंक्शंस हैं उतने n-1 तक डिटर्मिनेंट उसके जाना है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है इस तरह से। तो इसका लिनियर इंडिपेंडेंस से क्या ताल्लुक है? ये रॉन्स्कियन तो समझ आ गया ना WX क्या है। तो अब इसको जोड़ना है लिनियर इंडिपेंडेंस के साथ। वो कैसे जोड़ना है? वो यही है कि लिनियर इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस की कंडीशन ये है कि सारे फंक्शंस कंटिन्यूस हो और रॉन्स्कियन जो है ना उन फंक्शंस का, वो आइडेंटिकली ज़ीरो ना हो। अब आइडेंटिकली ज़ीरो क्या है? वो ये है कि मतलब यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी लगाई है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आंसर हमारे पास ज़ीरो है। तो अगर इस तरह की कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो के कोई ज़ीरो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर एक भी कोई इस तरह से मिल गया तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। अब इसका सवाल करते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा थियोरेटिकल हो गया। ये आपको 2 फंक्शंस दिए हुए हैं एक्स और साइन एक्स। आपने बताना है यूजिंग रॉन्स्कियन कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स बनाई, 2 थे तो इसलिए 2 ही रोज़ होंगे, जितने फंक्शंस उतनी रोज़ बनानी है, उतने कॉलम्स बनाने हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। तो आपने पहली रो में वो फंक्शंस लिख दिए एक्स साइन एक्स, निचली रो में उनके वो डेरिवेटिव्स लिख दिए। तो x/dx तो आपको पता है 1 ही होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट ले लिया एंड पे, डेरिवेटिव वगैरह की रोज़ जो भी है सब करके, और आपके पास आ गया x cos x माइनस साइन x। और हमें पता है कि ये आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं है। अगर एक ज़ीरो होता है तो दूसरा नॉन ज़ीरो हो जाता है, और कोई भी इस तरह का हमें मिल नहीं रहा जो शो करे कि नल के बराबर आ रहा हो। तो इससे प्रूव होता है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसके अंदर है कि 3 फंक्शंस दिए हैं, 1 e⁻x e⁻2x।
तो इस केस के अंदर आप वही वाली बात, पहले फंक्शंस लिख लिए सारे, फिर नीचे डेरिवेटिव्स लिख दिए। फर्स्ट डेरिवेटिव लिखने के बाद सेकंड डेरिवेटिव्स लिख लिया अगली रो में, और उसके बाद डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि आंसर आ रहा है 2e पावर ऑफ 3x। अब 2e पावर ऑफ 3x ऑब्वियसली ज़ीरो के बराबर नहीं होता, तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो सेट है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये लिनियर इंडिपेंडेंस की सारी बातें हो गई, हमें ये भी पता चल गया कैसे करते हैं, हमें स्पैनिंग का भी आ गया सारा। तो बेसिस क्या है? बेसिस बस यही है कि दोनों क्वालिटीज़ होल्ड करता हो। तो इसके जो सारे सवाल हैं इन सब में आपने बस वही दोनों बारी बारी प्रूव कर देने। अब उसके अंदर बस एक छोटी सी बात है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है? आई जे के जो होती है ना, वो स्टैंडर्ड बेसिस के नाम है। ये जो हम बार बार यूज़ करते होते हैं ना, ये एन ट्यूपल्स के लिए स्टैंडर्ड बेसिस कहलाते हैं। और पोलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड बेसिस ये होती हैं 1x x स्क्वायर x पावर ऑफ n। ये स्टैंडर्ड बेसिस बस एक इन स्पेसिफिक चीज़ों के नाम है। बेसिस कुछ भी हो सकती है। अब क्या हो सकती है वो इस तरह से है, देख लो। ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, आपने शो करना है कि ये R3 की बेसिस बनाते हैं। उसके लिए इन्होंने सबसे पहले लिनियर इंडिपेंडेंस और उसके बाद जनरल वेक्टर के लिए इनको इक्वल पुट किया और उन्होंने कैलकुलेट किया, और इन्होंने वैसे डिटर्मिनेंट वाला तरीका लगाया है, लेकिन मैंने ये किया था क्विज में, तो सर ने मेरे मार्क्स आधे दिए हुए हैं। तो यूज़ एट योर ओन रिस्क, वही वाली बात। रो एशेलॉन वाले से कर लो तो तब बस वो K1 K2 K3 की वैल्यूज उन्होंने निकलनी है, वो खुश हो जाएंगे। एक्सरसाइज प्रॉब्लम, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ W रिलेटिव टू द बेसिस S इक्वल्स टू U1 U2 फॉर R2। अब हमें पता है U1 और U2 उसकी बेसिस है R2 की, ठीक है। हमने निकालना क्या है? W के कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू ये जो बेसिस है हमें जो मिली S। पहले जो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं वो आई जे की जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसके रिलेटिव निकाल रहे होते हैं। इस बार जो हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स वो हमने निकालने रिलेटिव टू U1 U2, जो कि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं इन सब की। अब ये कैसे करना है? एक सेकंड, आगे इंक्लूड किया हुआ है या मुझे ये खुद ही करना पड़ना? नहीं, किया हुआ है, सही है। ये लिखा हुआ है S इक्वल्स कोई सेट है ऑफ वेक्टर्स जो कि बेसिस है वेक्टर स्पेस V की। V equals C1 V1 plus C2 V2 plus Cn Vn is the expression of vector V in terms of basis S. Then the scalars C1 C2 are called the coordinates of relative. हाँ ठीक है। यहाँ पे जो हमें W दिया हुआ है ना, वो यहाँ पे V है, मतलब जिस क्वांटिटी के हम पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, W की निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो W यहाँ पे आएगा। और आगे जो सारे सेट हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया। अब C1 C2 Cn की वो वैल्यूज़ ना जो हमें ये चीज़ दे, W दे, हमने वो निकालनी है, तो वो हमें आंसर दे देगी। तो ये VS जो है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ V यूजिंग बेसिस S, ये है लिखा हुआ, इक्वल्स ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो सवाल की फॉर्म में इस तरह से आई है, expressing W as a linear combination of U1 and U2, we obtain 1 0 equals C1 1 minus 1 plus C2 1 1। अब इसके बाद आपने कॉमा से पहले वाले की इक्वेशन बना ली और कॉमा के बाद वाले की इक्वेशन बना ली, तो बन गया C1 plus C2 equal 1 minus C1 plus C2 equal 0। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के रो एशेलॉन बनाई, आंसर निकल है C1 और C2 के, और आपने बता दिया ये जो C1 C2 हैं यही आपके कोऑर्डिनेट के वेक्टर्स वेक्टर की कोऑर्डिनेट्स हैं इन द बेसिस S, रिलेटिव टू द बेसिस S, ठीक है। अब आखिरी एक्सरसाइज आ जाती, आखिरी यूनिट आ गया डायमेंशंस। वो अब डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस है नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस बेसिकली, ठीक है। तो हमें पता है Rn की बेसिस जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो मतलब IJ के हैं, फॉर एग्जांपल R3 की, R2 की IJ हैं 2 है ना, और R3 की 3 है, तो वो ये उसका जेट उन्होंने बताया हुआ ये वही है। बस ये Rn के लिए होल्ड करती है, ये Pn के लिए होल्ड करती है, ये Mn के लिए मैट्रिक्स के लिए होल्ड करती है, एंड सो ऑन। तो ये डायमेंशंस हैं। और हाँ मतलब अगर आपको कोई वेक्टर दिया जाए, कोई स्पेस दी जाए जिसकी आप डायमेंशंस निकाल रहे हो, एक्चुअली उसके स्पैनिंग सेट के अंदर
जितने एलिमेंट्स हैं ना उसके बराबर है उसकी डायमेंशंस। और ये स्पैनिंग सेट कोई फालतू स्पैनिंग सेट नहीं है, ये एक्चुअली लाइक स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन ये बस फॉर्मूले थे कुछ। अब एक्चुअल सवालों पे आते हैं तो शायद समझ आ जाए। डायमेंशंस ऑफ अ सॉल्यूशन सबस्पेस। आपको कुछ होमोजेनस इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सॉल्यूशन स्पेस निकालनी है और उसके जो डायमेंशंस हैं वो आपने बतानी क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल गए x1 = -3r -4s -2t x2, इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं। हम ये सारी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं यूँ। उसके बाद ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं r, s और t, इनको हम अलहदा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो r × -3 1, मतलब हमने उनको अलहदा कर दिया। जिस तरह से हम उल्टा करते थे ना, पहले हम लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर फॉर्म में आते थे, हम वेक्टर फॉर्म से लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। अब हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया ना, तो हमें नज़र आ रहा है आर, एस और टी कोई भी लाइक जनरल स्केलर्स हैं और ये कुछ वेक्टर्स हैं। और ये जो वेक्टर्स होंगे ना ये आपकी बेसिस होंगी, ठीक है। v1 v2 और v3 जो हैं ये आपकी बेसिस हैं एक्चुअली। तो बेसिस में, और हमें पता है डायमेंशन जो होती हैं वो नंबर ऑफ बेसिस होती हैं। तो यहाँ पे 3 बेसिस हमारे पास निकले हैं तो 3 आ गया आंसर। ये इन्होंने रिमार्क बुक में लिखा हुआ है कि जब भी होमोजेनस लीनियर इक्वेशन मिलेंगी आपको ये हमेशा जो तरीका है, थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ है, ऑफ द मेथड ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एंड पे थोड़ी सी वर्डिंग इस तरह की हुई है ना कि वी लीव इट फॉर यू टू चेक दैट दीज वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट बाय शोइंग दैट नन ऑफ देम इज़ अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। ये थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड बात है, ये बाद में जाके अभी बात करूँगा। लेकिन ये जो मेथड है ये सब के लिए चल जाता है, सब होमोजेनस इक्वेशंस के लिए। ये जब भी देगा हमेशा आपको बेसिस देगा। अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की बात आती है। इन ईच पार्ट फाइंड अ बेसिस फॉर द गिवन सबस्पेस ऑफ R3 एंड स्टेट इट्स डायमेंशंस। अब हमें कहा गया है कि all vectors of the form a b c where b equals a plus a, ठीक है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है आपके वेक्टर के ऊपर। ये एक सबस्पेस है, ठीक है। आपने इस गिवन सबस्पेस की बेसिस निकालनी और इसकी डायमेंशंस बतानी। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम b की जगह ना वैल्यू पुट कर देते हैं जो उन्होंने दी हुई है। तो a, a+c, c। उसके बाद हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, वो जो दो हमारे पास वेरिएबल्स पड़े हैं, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हम जो फालतू का वेरिएबल था ना b, जो एक्चुअली किसी और वेरिएबल का फंक्शन था, हमने उसके साथ रिप्लेस कर दिया उसको। तो एंड पे जो हमारे पास जो दो फंडामेंटल वेरिएबल्स बचे हैं a और c, उनको हमने उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह हमने इसको लिख लिया। अब जो हमें वेक्टर्स मिलेंगे इसके ये बेसिस होंगी और ये बेसिस 2 हैं तो इसलिए इसकी डायमेंशंस 2 हैं। इतनी सी बात है। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर लेते हैं। उसके अंदर यही है कि R4 में अब हम काम कर रहे हैं, सारे 4 ट्यूपल्स हैं। तो हमसे पूछा है गया फाइंड द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स फॉर R4 दैट कैन बी एडेड टू द सेट V1 V2 टू प्रोड्यूस अ बेसिस फॉर R4, ठीक है। अब ये जो सेट है इसको S कह लेते हैं, V1 V2। इसके अंदर हम क्या ऐसा ऐड करें स्टैंडर्ड बेसिस में से। स्टैंडर्ड बेसिस वही होती है ना, E1 E2 E3 E4, मतलब 1,0,0,0, अगली हो गई 0,1,0,0, उससे अगली 0,0,1,0 और आखिरी वाली 0,0,0,1। ये जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, इनमें से कौन सी हम अपने सेट में ऐड करेंगे तो हमारा सेट बेसिस बन जाएगा R4 की। और शर्त यह है कि आप ऐड करें V1 V2 रिमूव करके, खाली 4 नहीं डाल देनी। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम पहले चारों ही डाल देते हैं। चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन, अच्छा जो 2 वेक्टर दिए हैं उनके अलावा जो 4 स्टैंडर्ड बेसिस हैं उन सब को आप 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन, नल वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो रिजल्टिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आती है उसको सॉल्व करते हो। उसको सॉल्व करते हो
तो आपके पास ये रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म आ गई है, ये खाली रो एशेलॉन भी निकाल लो तो काफ़ी है। आप निकालना क्या चाह रहे हो? आप लीडिंग वंस निकालना चाह रहे हो। लीडिंग वंस यहाँ पे आ रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 4, कॉलम 5 में, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे हर कॉलम एक्चुअली लाइक किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे V1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला E1 को कर रहा है, E2 को कर रहा है, E3 को कर रहा है, E4 को कर रहा है, और ये वाला जो है राइट वाला मोस्ट ये आंसर को कर रहा है ना। यही होता है ना यहाँ पे। तो इसीलिए जब हम इक्वेशंस लिख रहे होते हैं इसकी, तो हम कहते हैं कि 1E3 = 2/3, 1E2 इक्वल्स सॉरी नहीं गलत बोल रहा, 1E3 + 2/3 E4 = 0। तो अगर हमने इससे इक्वेशंस बनाने तो हम यही करते हैं ना। तो एक्चुअली ये जो ये कॉलम जो है ये E3 का है, इस तरह से हम कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो लीडिंग वंस जो आ रहे हैं वो E2 और E3 में आ रहे हैं, तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो चार हैं ये आपका आंसर है। V1 V2 के अंदर E2 E3 डालो ना तो आपकी बेसिस बन जाएगा, ये आपका आंसर है। अब इसके पीछे वर्किंग हमें पढ़ाई नहीं हुई, हमें तो लाइक एक्सरसाइज ही नहीं कराई हुई, लेकिन सर कहते हैं कि मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया तो मान लेते हैं। खैर प्लस माइनस थ्योरम, अच्छा प्लस माइनस थ्योरम जो है वो एक्चुअली दो थ्योरम है। वो बात ये कर रहे हैं कि कोई वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, उसके आप कुछ वेक्टर्स उठाते हो और वो आप S में डाल देते हो, और आपको पता है कि S एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ना। तो अगर आप कोई ऐसा V उठाते हो V के अंदर से, हाँ V के अंदर से V उठाते हो, फनी, जो कभी भी सेट S के एलिमेंट्स के लिनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मतलब अगर आपका सेट S यहाँ पे वैसे अच्छा मिल ही गया सर, एक अच्छा सेट, ये U1 U2 है ना। S इक्वल्स सेट U1 U2 और V कोई ऐसा वेक्टर आता है जो कभी भी K1 U1 + K2 U2 की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। तो आप अगर S के अंदर V भी डाल दो ना, तो अब S जो सेट है उसके अंदर U1 पड़ा हुआ है, U2 पड़ा हुआ है और V भी डाल दिया आपने, ये जो सेट है ना ये भी लिनियरली इंडिपेंडेंट है। आपको अब ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये नल के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि K1 + Ku2 K1 K2 U2 + K3 V = नल। आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लाजमी है कि अगर V इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, इज़ नॉट इक्वल टू कह लो, तो आपको ये चेक नहीं करना पड़ता। आप सीधा सीधा कहते हो कि ये जो सेट है ना ये लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये है प्लस थ्योरम। क्योंकि इसके अंदर इसको प्लस थ्योरम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आप सेट के अंदर कुछ ऐड कर रहे हो। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप सेट S में से कोई ऐसा वेक्टर उठा रहे हो जो बकाया जो S के सेट, अच्छा मतलब जैसे कि ये है, फ़र्ज़ करो आपके पास अब S के अंदर 3 वेक्टर्स पड़े हैं, U1 U2 और U3, और U3 को आप एक्चुअली लिख सकते हो इस तरह से K1 + K1 U1 + K2 U2 की फॉर्म में। मतलब U3 इज़ अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 एंड U2। अगर ऐसा है तो फिर आप इसको अगर निकाल भी दोगे ना अपने सेट से, मतलब U1, U2, इन दोनों सेट्स का जो स्पैन है ना वो एक ही होगा। ये दोनों एक ही सेट को स्पैन कर रहे हैं। तो जब हम ये करते हैं ना कि हम वो ड्रॉप कर रहे हैं एलिमेंट्स को, उसकी वजह ये है कि E1 और E4 एक्चुअली लिखे जा सकते हैं, और वो फिर भी उतने ही हिस्से को स्पैन करेंगे। ये है बेसिकली, क्योंकि E1 E4 इन बकाया सब के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये माइनस थ्योरम था। अब इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी और देख लेते हैं। आपके पास ये 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, मतलब सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, S जो है यहाँ पे ये है, और ये हमें बताया हुआ है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है।
तो इसके अंदर आप अच्छा आपने प्रूव करना है, सॉरी आपने प्रूव करना है कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो आप सबसे पहले लेते हो P1 और P2। ऑब्वियसली जब आप दो की बारी देख रहे हो तो आपको यही देखना पड़ेगा कि P1 अच्छा नहीं P2 जो है वो इस तरह से तो नहीं है ना कि KP1 की फॉर्म में लिखा जाए, क्योंकि सेट के अंदर अभी और कुछ पड़ा ही नहीं हुआ जो आप प्लस करके आगे डाल सको। तो अगर आप दो के लिए देख रहे हो कि क्या P1 P2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अभी आप खाली इतने की बात कर रहे हो, तो आप यही देखोगे ना। तो ऑब्वियसली अब हम जब इसको देखते हैं नज़र ही आ रहा है कि इस तरह की कोई भी K की वैल्यू हो ही नहीं सकती। आप ये फॉर्मली सॉल्व भी कर लो। ये हमने प्रूव कर लिया कि P1 P2 जो है ना सेट S वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सही है। अब हमें ये भी पता है कि कोई भी आप स्केलर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते जो ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक्स क्यूब बना दे। ठीक है, कोई भी ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता P1 P2 का जो आपको P3 दे। मतलब P3 इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 एंड P2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसको भी हम अगर ऐड कर दें ना अपने सेट के अंदर, तो जो रिजल्टिंग सेट होएगा वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा। तो ये हमने बेसिकली प्लस थ्योरम अप्लाई किया। हमने इंसर्शन की है ऑन द बेसिस कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के अंदर आप एक ऐसा वेक्टर डाल रहे हो जो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिखा जा सकता। अब एक आखिरी देख लेते हैं और आई गेस फाइंड अ बेसिस फॉर द सबस्पेस ऑफ R4 दैट इज स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स V1 V2 V3 V4। सही है। अच्छा R4 की किसी सब स्पेस को ना ये स्पैन करते हैं। ज़रूर ये नहीं कहा हुआ कि R4 को ही पूरे को स्पैन करता है। कोई सब स्पेस है R4 की जिसको ये स्पैन करते हैं। मतलब इनके ऑब्वियसली ये तो बहुत इंट्यूटिव सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3 V4 है ना वो R4 के अंदर ही कोई सब स्पेस है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसकी बेसिस निकालनी है। तो उसके लिए आप पहले ये करते हो कि आप नल के इक्वल पुट कर देते हो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को और आप सॉल्व करते हो। अब आपके पास ये आ गया रिड्यूस एशेलॉन में करके, और आप आर्बिट्ररी वैल्यूज़ SOT इंट्रोड्यूस करते हो क्योंकि आपके पास यहाँ पे नीचे वाली रो ज़ीरो आउट हो गई हैं। अच्छा सही है। अब हमने K1 K2 K3 K4 की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, यूँ हमने सॉल्व किया है सारा करके निकाली वैल्यूज़। और ये था क्या, ये इक्वल टू ज़ीरो के हम कर रहे थे, नल के इक्वल हम पुट कर रहे थे V1 K1, या वैसे K1 पहले आता है आमतौर पे बाय कन्वेंशन। यहाँ पे वेक्टर है कोई V1 एंड सो ऑन। ये था ना, हाँ। तो हमें पता चल गया यहाँ पे K1 वगैरह की क्या वैल्यूज़ हैं। -3s -4 t ये मल्टीप्लाई हो रहा है V1 के साथ। फिर यहाँ पे जो होगा K2 के साथ वो होगा 3/2s + 1/2t प्लस ये V2 के बराबर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे इसी तरह से आप S के 3 लिख लेते हो और T के 4 लिख लेते हो। और सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ पे V3 लिखना था, SV3 और TV4 लिख लेते हो। अब आपने किया क्या, जो आपने रिजल्ट्स निकाले थे आपने वो फिल कर दिए। ठीक है, कि हम कर क्या रहे थे ना, हमने नल की इक्वल पुट किया था, इसी वजह से किया था। वो ये है कि आप अब S और T में से किसी एक को ना ज़ीरो डाल देते हो और और S को फॉर एग्जांपल 1 कह देते हो। तो जब आप ये करते हो ना तो आप V4 तो एलिमिनेट कर रहे हो। मतलब अगर आप इसको ज़ीरो कर देते हो तो ये तो ज़ीरो आउट हो गए, और ये वाला जो और S जो है आप इसको 1 करते हो तो ये V3 यहाँ पे लैदा हो गया। यहाँ पे भी फिर जो T था वो ज़ीरो आउट हो जाएगा, यहाँ भी जो T था वो ज़ीरो आउट हो जाएगा। जहाँ पे S था वहाँ पे उसकी जगह 1 आ गया। तो अब आप अगर गौर से देखो ना तो मैं V1 और V2 वाली टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ तो पता चल रहा है कि V3 इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, क्योंकि जो ब्रैकेट्स में जो भी चीज़ होगी एक्चुअली कोई रियल नंबर ही होगा ना। तो इस तरह से आप इस फॉर्म में ले आओगे इसको, V3 =
ए कह लो फ़िलहाल जो भी आंसर आता है उसकी ब्रैकेट्स के अंदर v1 प्लस v2। ऑब्वियसली वो माइनस जाएंगे, ए के अंदर जो भी पड़ा है उसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। खैर हमने ये प्रूव कर लिया कि v3 जो है ना वो एक लिनियर कॉम्बिनेशन है v1 और v2 का। इसी तरह से हम v4 के लिए कर लेते हैं। इन्होंने वैल्यूज़ लिखी हुई वो निकाल के जो मैं कह रहा था। अब हमें पता चल गया कि v3 और v4 लिनियर कॉम्बिनेशन है v1 और v2 के, तो हम माइनस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। माइनस थ्योरम कहता क्या था? कहता ये था कि जब भी आप इस तरह के देखो अपने सेट के अंदर एस के अंदर, तो आप उस सेट के अंदर से निकाल भी दो ना, स्पैन बराबर होगा। तो उसी को हमने अप्लाई किया, तो ये बन गया v1 v2 का स्पैन इज इक्वल टू स्पैन ऑफ v1 v2 v3 v4। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है? हमें कहा क्या था? हमें कहा था बेसिस निकालो। हम क्या करने बैठ गए? हम ये क्या कर रहे हैं? स्पैनिंग सेट वगैरह ये क्या हो रहा है? तो स्पैन तो इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया ही हो रहा है ना। तो बेसिस क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेट होता है। स्मॉलेस्ट सेट जो स्पैन भी करता है और लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। तो v1 v2 तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि v1 v2 v3 v4 ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट था। हम उस नहीं सॉरी v1 v2 आपने प्रूव करना आई थिंक है, वो आप एक लाइन लिख दो कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन भी उतना ही रीजन कर रहा है, तो इसलिए ये बेसिस है। बात ख़त्म, इतनी सी बात थी। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है प्लस माइनस थ्योरम वगैरह सारा कुछ। अब ये जो डायमेंशंस है ना, इतनी वैसे हमें पढ़ाई तो नहीं थी, पता नहीं आती हैं नहीं आती इतनी। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं लाइक खुद किताब से करके की है, तो प्रॉब्ली लाइक इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हुई कि सर ने इतना सही नहीं कराया। लेकिन असाइनमेंट में सारा कुछ यूज़ हुआ था, जो यूनिवर्सल असाइनमेंट होती है जो हर टीचर की कॉमन होती है। तो पता नहीं है कि लाइक मेरे टीचर का स्किल इशू चल रहा है या फिर सबको ही नहीं पढ़ाई इतना, लेकिन असाइनमेंट में ये बहुत ज़्यादा सवाल थे इस तरह के। अच्छा, और एक बात ये कि मैं पहले लीडिंग वंस की बात कर रहा था, वो भी एक्चुअली यही था कि E1 E4 लिनियर कॉम्बिनेशन लेके जा सकते थे। मैंने पहले समझा इस तरह से था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। सेशनल 2 पास पेपर्स की बात आ जाती है। फॉल 23 का बड़ा आसान ही था। डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल, इफ़ सो देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दम। तो पैरेलल के हमने सवाल कर लिया हुआ है कि प्लेन पैरेलल हैं या नहीं। आप नॉर्मल्स देख लेते हो उनके कि पैरेलल हैं या नहीं, तो उससे पता चल जाता है आपको। और डिस्टेंस अगर निकालना है तो आप उसमें से एक का कोई पॉइंट डाल देते हो, x = y = 0 करके ना, z की वैल्यू निकाल लेते हो, और फिर आप उस पॉइंट का उस दूसरे प्लेन के साथ डिस्टेंस निकाल लेते हो। अगला जो सवाल है वो है u v w की वैल्यूज़ नहीं हुई और उन्होंने कहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो। ऑल्सो राइट द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड यूजिंग वेक्टर्स। तो ये लिटरली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है होता, तो ये भी मैंने बात कर दी है। डिफाइन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन इन Rn इन वेक्टर एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वेक्टर इक्वेशन और पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है। किस चीज़ की बताया नहीं हुआ, अभी बाद में शायद समझ आ जाए। ऑल्सो एक्सप्लेन जियोमेट्रिकली द सोल्यूशन सबस्पेस ऑफ द लिनियर सिस्टम Ax = 0। तो ये आई गेस लाइक बस Ax = 0 पता नहीं। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, लेट v बी द सेट ऑफ, ये ईजी था। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, उसके अंदर बस प्रूव करना है सारे एग्जाम्स के साथ। 10 के 10 एग्जाम आपने प्रूव करने हैं कि होल्ड करते हैं या फेल करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में, इसके अंदर एक और भी क्वेश्चन था, मैंने वो डाला नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर था। 4.6 तक ही सिलेबस है। एनीवेज, वेक्टर u v w दिए हैं। शो दैट वेदर द अबव गिवन वेक्टर्स u v एंड w स्पैन v = R3। R3 को स्पैन करते हैं या नहीं करते? ठीक है, तो इसके अंदर स्पैनिंग सेट वाला तरीका तो मैंने बता दिया है। बेसिस निकालनी है और एंड पे बताना है कि x = -9 -7 -15 इज़ अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर u v एंड w। तो आपने बस एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता देनी है कि किन वैल्यूज़ के लिए ये x का लिनियर कॉम्बिनेशन होंगे। स्प्रिंग 24 वो जो रिपीटर्स का होता है उसके अंदर यही था। कंसिडर द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1x विद द ऑपरेशंस। अच्छा, वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन दी हुई है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, और उन्होंने कहा कि बताना है कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो वही 10 एक्सियम्स बताने हैं। फाइंड अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजेनस लिनियर सिस्टम एंड फाइंड डायमेंशंस ऑफ दैट स्पेस। तो फाइंड अ बेसिस, तो ये भी बात तो काफ़ी बार हो चुकी है, तो इसके अंदर भी कुछ कहने वाला नहीं है।
find vector and parametric equations of a line through the origin of R4 that is parallel to the vector V. तो इसके अंदर वही वाली बात है कि एक्स नॉट ऑरिजिन है, और जो हम लिखते हैं ना एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स वी टी, ये वो वाला वी है। तो बस ये बात इतनी सी थी, लाइक वो इक्वेशन में लिख दिया, बात खत्म। तो पेपर में जो ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं वो लाइक यही आई हुई हैं, सिंपल वाली। तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड बात, अगर इस तरह की किसी बातों में फंस गए हो, डायमेंशंस वगैरह वाली, जो टीचरों ने इतना नहीं भी जोर दिया, तो बेहतर है कि कम से कम वो तैयार कर लो जो ऑब्वियस है और पेपर में बहुत बार आया हुआ है।